आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएस केजी 178 के हम लोग 22 के 22 चैप्टर आपको मैं क्विक रिवीजन बताने वाला हूं और 1 से लेकर के 22 जितने चैप्टर हैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, राजनीति शास्त्र के विविध नाम बताओ। भाई प्राचीन काल में यानी आज हम जिसको राजनीति शास्त्र बोलते हैं, प्राचीन काल में इसको किन किन नामों से जाना जाता था। तो भाई आज के समय में जिसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, प्राचीन काल में इसको धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि राजनीति में जो सारे विषय होते हैं वो धर्म से ही आते थे। आप लोगों ने सुना भी होगा कि हम लोगों ने टीवी सीरियल में देखा होगा भाई मेरे कि रामायण आपने देखी, महाभारत आपने देखोगी, वहां आपको सुना भी होगा कि हे राजन, हे राजा, तुम राज धर्म का पालन करो। यानी राजा का धर्म है जो वो क्या है भाई मेरे, सर्वोपरि है। यानी राजनीति में जो नियम कानून बनते थे वो धर्म से बनते थे। इसलिए कह सकते हो कि भाई मेरे प्राचीन काल में हम लोग पॉलिटिकल साइंस जो विषय होता है इसको धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा, प्राचीन काल की अगर बात करूं तो उस समय कह सकते भाई मेरे राजनीति शास्त्र को और किन नामों से जाना जाता था, जैसे दंड नीति। दंड नीति का मतलब होता कि राजा जो है वह दंड को धारण करता है। यानी कह सकते जो किंग है, जो सम्राट है, जो राजा है, वो भाई क्या करेगा, दंड को धारण करेगा, यानी न्याय व्यवस्था को करेगा। अगर दंड नहीं देगा, अगर एक बात आप मान लीजिए, अगर राजा दंड नहीं देगा तो समाज में क्या होगा, राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। राजा की यह जिम्मेदारी है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। उसके राज्य में जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो कमजोर हैं, उनकी सुरक्षा बलशाली से करना जरूरी है। ठीक है, इसलिए राजा क्या है भाई मेरे, दंड को धारण करेगा। इसलिए कह सकते कि राजनीति शास्त्र को यानी पॉलिटिकल साइंस को हम लोग दंड नीति के नाम से भी जानते हैं। तीसरा अगर हम देखेंगे राजनीति शास्त्र को, तीसरे नाम से हम किससे जानते हैं, नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। नीति मतलब होता नियम कानून, क्योंकि भाई राजनीति जो होती है वो क्या करती है, नियम कानूनों को बनाती है ना। इसलिए कह सकते हैं राजनीति शास्त्र का नाम क्या है, नीति शास्त्र है। क्योंकि यहां पर क्या बनती थी, नीतियां बनती थी, नियम बनते थे, कानून बनाए जाते थे। अरे भाई जो राजा है, जो शासक है, जो राज्य उसको क्या करता भाई, नियम ही तो बनाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई राजा की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे नियम कानून बनाए कि जनता जो है अपने धर्म से विमुख ना हो। समझ रहे, यानी जनता अपने धर्म का पालन करे। कौन सा धर्म, स्वधर्म। भाई राजा अपने धर्म का पालन करे, जनता अपने धर्म का पालन करे। यानी राजनीति शास्त्र को कह सकते कि प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, नीति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता था। क्योंकि राजनीति या राजा का काम क्या था, नीतियां बनाना। नीति मतलब नियम कानून, रूल रेगुलेशन बनाने का काम करता था। इसलिए हम लोगों ने प्राचीन काल में राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र भी कहा। धर्म शास्त्र क्यों कहा, क्योंकि राजनीति में जो नियम कानून होते थे वो धर्म से आते थे। जैसे आप लोगों ने एक लाइन सुनी, आपको मैं बताऊंगा कि भाई सारा वेद ही धर्म है। आपको सबको पता हो कि हमारे यहाँ पर भाई मेरे जो वेद हैं, वेद जो है हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो भाई जैसे बात यानी वेदों में जो बातें हैं, गीत, वही राजनीति में बातें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों ने भाई छोटे छोटे, अगर आप लोग रहे होंगे टीवी सीरियल आपने खूब देखा होगा, तो वहां पर जो राजा की सभा में ऋषि मुनि होते थे, हमेशा उसको बोलते हैं, हे राजन तुम राज धर्म का पालन करो, क्योंकि राजा का जो धर्म है वो सर्वोपरि है। तो राजनीति को कह सकते भाई प्राचीन काल में धर्म शास्त्र भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था, क्योंकि राजनीति में जो नियम कानून बनाए जाते थे वो कहां से आते थे, धार्मिक किताबों से आते थे। जैसे वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, भाई इनसे राजनीति में नियम कानून। इसलिए प्राचीन काल में कह सकते हो कि राजनीति शास्त्र को धर्म शास्त्र भी कहा गया है। दंड नीति क्यों कहा गया, क्योंकि राजा की यह जिम्मेदारी है, क्या है, कि वो दंड को धारण करेगा ताकि समाज में, ताकि राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहे। दंड को क्यों धारण करेगा राजा, ताकि भाई जो कमजोर हैं, जो निर्धन हैं, जो कमजोर व्यक्ति हैं, उनकी सुरक्षा किससे करनी है, पहलवान बलशाली लोगों से। ठीक है, ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो खास तौर से राजनीति शास्त्र के विविध नाम, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, राजनीति शास्त्र के विविध नाम बताइए। दंड नीति क्या होती है, धर्म शास्त्र क्या होता है, नीति शास्त्र क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, खास तौर से जो भाई मेरे हमारा पहला चैप्टर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर दूसरा क्या रहेगा, राजनीति का विषय क्षेत्र। भाई जो राजनीति है यानी जो पॉलिटिकल साइंस है वो कहां कहां कौन कौन से विषयों से राजनीति में चीजें आई। तो राजनीतिक विचारों में धर्म क्या है, अर्थ क्या है और नीति क्या है। एक चीज बताओ भाई मेरे, जो राजनीतिक विचार हैं,
राजनीति में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भाई मेरे धर्म है, मैंने आपको बताया कि भाई राजनीति में जो कुछ भी बातें, जो भी नियम कानून धर्म से हैं। और यहां पर धर्म का मतलब आप लोग सिर्फ हिंदू धर्म या सनातन धर्म को समझना, क्योंकि प्राचीन काल में हम जो जिस धर्म के बारे में बात कर रहे हैं वो हिंदू धर्म है। तो कह सकते हैं हिंदू धर्म की जैसे अगर बात करूं, जैसे वेद है, पुराण है, गीता है, उपनिषद है, इनसे कह सकते कि इनमें जो नियम कानून बताए गए वही राजनीति में चलते थे। इसलिए कह सकते हैं राजनीति में जो विचार आते हैं वो धर्म से आते हैं। दूसरा राजनीतिक विचार कहां से थे भाई? अर्थ मतलब होता पैसा, रुपया, समझ रहे हो? राजनीति के लिए भाई अर्थ बहुत जरूरी है। राजा की जिम्मेदारी है, शासक की जिम्मेदारी है कि वो अपने भाई मेरे राज खजाने को मजबूत करे। अरे भाई जिस राज्य में पैसा होगा, धन संपदा होगी, वही तो राज्य बलशाली होगा, वही तो राज्य ताकतवर होगा। यानी अर्थ मतलब होता कोष, कोष यानी पैसा। अरे भाई राजा के पास पैसा होगा तभी तो सड़कें बनवाएगा, तभी तो पानी पीने की व्यवस्था करवाएगा, तभी तो राज्य मजबूत होगा। भाई राजा के पास अगर अर्थ मजबूत रहेगा, पैसा रहेगा, तभी तो सेना बड़ी होगी, तभी तो दुश्मनों का सामना करेगी। तो राजनीतिक विचारों में धर्म का मतलब क्या है कि भाई राजनीति में जो भी नियम कानून है सब धर्म से आ रहे हैं, और धर्म में गीता पुराण इससे आ रहा है। दूसरा अर्थ, नीति मतलब था भाई नियम कानून। राजनीतिक विचारों नीति, भाई राजनीति में क्या होता है? नियम कानून ही तो बनाए जाते हैं, रूल रेगुलेशन ही तो बनाए जाते हैं। इसलिए राजनीतिक विचार जो है वो नीति शास्त्र से भी आते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राजनीतिक विचारों में धर्म, अर्थ और नीति से क्या संबंध है। क्योंकि भाई राजनीति पूरी तरीके से कह सकते हैं धर्म से जुड़ी हुई है। दूसरा पैसे यानी अर्थ से जुड़ी हुई है। भाई अगर राजा के पास अर्थ नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, भाई वो राजा क्या, राज्य बिखर जाएगा, राज्य कमजोर पड़ जाएगा। तो राज्य के पास, इसलिए देखोगे राजा को जनता क्या करती है? टैक्स देती है, कर देती है। देखते नहीं भाई मेरे, हम लोग अपने देश में रहते हैं, हम लोग टैक्स को भरते हैं ना, ताकि भाई सरकार के पास पैसा जाए, ताकि सरकार हमारे लिए सुविधाएं को मुहैया करवा सके ना। तो भाई राज्य के पास अगर पैसा रहेगा, इसलिए राजनीतिक विचार अर्थ यानी कोष, पैसा, लिख लेना ब्रैकेट में। कई बार अर्थ को समझ ना पाओ, अर्थ का मतलब क्या था? कोष, पैसा, धन होता है भाई मेरे। नीति मतलब नियम, राजनीतिक जो विचार होते हैं नीति, भाई राजनीति में नियम कानून बनाए जाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। राजा की जिम्मेदारी है कि वैसे नियम कानूनों को बनाए ताकि जनता अपने धर्म से विमुख ना हो, यानी प्रजा अपने धर्म का पालन करे। और कैसा धर्म? स्वधर्म, आपका जो धर्म है भाई, ठीक है, जनता अपने धर्म का पालन। तो राजनीतिक विचारों में धर्म, अर्थ, नीति क्या है, ये भाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा जो रहेगा वैदिक राजनीतिक चिंतन, यानी वैदिक काल में कह लो भाई जो वेदों का समय था, जिस समय कह सकते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जब वेदों की रचनाएं की गई, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं, तो वेदों के समय कह सकते हो कि भारत में कह सकते हैं भाई पॉलिटिकल थिंकर कौन कौन है, राजनीतिक विचार किसने दिया। तो भारत में अगर मैं राजनीतिक विचारों की बात करूं, जैसे आप लोगों ने प्लेटो के बारे में सुना होगा भाई मेरे, अरस्तु के बारे में, ये सभी लोगों ने राजनीति में अपना योगदान दिया। प्लेटो है, अरस्तु है, दुनिया, इन सब का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में। तो भारत में राजनीतिक चिंतक कौन कौन है, यानी राजनीतिक विद्वान कौन है भारत में, उनकी हम बात करेंगे, जो लोग वैदिक काल में थे। तो भारत में राजनीतिक चिंतक कौन है? पहला नाम है भाई मेरे मनु। मनु का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। मनु स्मृति एक किताब है जिसको आप लोगों ने न्यूज में, मीडिया में खूब सुना होगा, इसका खूब जिक्र होता है। मनु की बहुत सारे लोग आलोचना भी करते हैं, क्योंकि मनु जो है उसने कह सकते उसने शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के, जाति को लेकर के, इसको लेकर के उसने अपने विचार दिए हैं। किसने दिए हैं? मनु ने अपने विचार दिए हैं। राजा के बारे में उसने विचार दिया है। मनु जो है कह सकते हो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने की बात करता है। मनु कह सकते कि भारत का पहला राजनीतिक विद्वान है या पहला राजनीतिक पंडित है जिसने समाज के बारे में, समाज में क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, उन्हीं का नाम भाई मनु है। मनु कौन थे इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफर्म है, लेकिन मनु कौन है? जिस व्यक्ति ने मनु स्मृति, ज्यादातर हम लोग यही मानते हैं मनु यही है जिन्होंने मनु स्मृति को लिखा था, या जिसने मनु स्मृति की रचना की है। मनु स्मृति के आप लोगों ने खूब सुना, लोग मनु स्मृति जलाते वलाते भी रहते हैं, क्योंकि मनु स्मृति में कह सकते कि महिलाओं के बारे में, आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में, इनके क्योंकि वो एक प्रकार से कह सकते हो धार्मिक किताब है, और उसमें कह सकते जाति को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को लेकर के काफी गहरे विचार कौन देता है? मनु देता है। दूसरा राजनीतिक विद्वान हमारे यहाँ पर वैदिक काल में कौन? भाई कौटिल्य, आचार्य चाणक्य का नाम आपने खूब सुना होगा। कह सकते कि भारत का
पहला राजनीतिक विद्वान अगर कोई हुआ है तो कौटिल्य है, आचार्य चाणक्य हैं, जिन्होंने कह सकते कि मगध चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में जिसकी बड़ी भूमिका है। कौटिल्य ने भाई मेरे किताब लिख रखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और कौटिल्य का हम लोग सप्तांग सिद्धांत पढ़ते हैं। तो कौटिल्य कह सकते हैं भारत में यानी इंडियन कह सकते हो कि पहला राजनीतिक पंडित है, यह राजनीतिक विद्वान है जिसने कह सकते वैज्ञानिक तथ्य दिए हैं। और राजनीति के ऊपर भारत में अगर कोई पहला व्यक्ति था जिसने कह सकते हो कि अपने राजनीतिक विचार दिए तो भाई मेरे कौटिल्य हैं। मगध को कह सकते हैं कि मगध का विस्तार कर रहे हैं भाई, कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में कौटिल्य का बहुत बड़ा। तो कौटिल्य ने एक बुक लिख रखी अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने राजनीति के बारे में, राजा के बारे में, राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के विचार कह सकते हैं कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दिया है। समझ रहे। अगला है भाई मेरे शुक्राचार्य जी ने शुक्र नीति लिखा है, जिसमें उन्होंने कह सकते राजा के बारे में, राजा के धर्म के बारे में, राजा को क्या करना है, राजा कैसा होना चाहिए, ये सभी लोग कौटिल्य और शुक्राचार्य और कामक नंदक ये सभी लोग अगर इनका मैं जिक्र करूं, चाहे मनु हो कौटिल्य हो, खासतौर से कौटिल्य शुक्राचार्य और कामक नंदक, इन सभी लोगों ने राजा को लेकर के बहुत बातें की हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा दूरदर्शी होना चाहिए, राजा बुद्धिमान होना चाहिए, और एक ये लोग और भी उच्च कुल का व्यक्ति होना चाहिए। यानी राजा वही बनेगा भाई मेरे जिसने उच्च कुल में यानी कह सकते ऊंची जाति या बड़े तबके में कह सकते जिसने जन्म ले रखा होगा, ये इस बात को कहते हैं। राजा दूरदर्शी हो, राजा ऐसा होना चाहिए जिसमें काम ना हो, क्रोध ना हो, ईर्षा ना हो, राजा ऐसा जो सत्यवादी हो। तो राजा को लेकर के कौटिल्य हो, शुक्राचार्य हो, कामक नंदक हो, इन सब ने राजा के बारे में अपने विचार दिए हैं, राज्य के बारे में अपने विचार दिए हैं। कौटिल्य और शुक्राचार्य तो यहां तक कहते हैं कि राजा को ऐसे नियम कानून बनाना चाहिए राजा ताकि जो प्रजा है, जो आम जनता है, वो अपने धर्म से विमुख ना हो। तो प्राचीन काल में कह सकते हैं और खास तौर से वैदिक काल में राजनीतिक चिंतक कौन कौन हुआ, एक तो मनु हुए हैं, दूसरा कौटिल्य हुए हैं, तीसरा शुक्राचार्य जी हैं जिन्होंने शुक्र नीति लिखा है। ये 2-3 नाम इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, और सभी ने कह सकते राजा के बारे में, राज्य के बारे में, शासन कैसा चलाना चाहिए, इन सब के बारे में इन लोगों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता, हो सकता कि मनु और कौटिल्य पूछ ले, हो सकता कई बार शुक्राचार्य और कामक नंदक पूछ ले। देखो चारों को तो नहीं पूछते हैं लोग, हो सकता कभी कभार वैदिक राजनीतिक चिंतक पूछ लेगा तो चारों बताने पड़ेंगे भाई मेरे। अगर बोलेगा मनु का बताओ कौटिल्य का बताओ तो इन दोनों को बताना पड़ेगा, अगर उसने कौटिल्य शुक्राचार्य पूछे तो इन दोनों को बताना पड़ेगा। तो लगभग इन लोगों ने राजा वाजा कैसे होने चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए, दंड को लेकर के, ये सब चीजों को लेकर के लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तीसरा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, प्राचीन भारतीय गणतंत्र में बौद्ध साहित्य की जाएगा। देखो एक चीज आपको पता होगा कि हिंदू धर्म से 2 धर्म निकले हैं। क्या कौन कौन सा धर्म, या हिंदू धर्म कह लो भाई या सनातन धर्म कह लीजिए, उससे भारत में 2 नए धर्मों का जन्म हुआ है जिनको हम लोग बौद्ध धर्म या जैन धर्म कहते हैं। ये दोनों हिंदू धर्म से ही निकला हुआ धर्म है। क्यों बना कि आप सबको पता होगा कि भाई हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा कुरीतियां हैं, बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, उसमें जातिवाद है, और कह सकते हो कि जाति का बहुत बड़ा गहरे है, इसलिए कह सकते हो कि उससे कह सकते हैं कि नए धर्म का जन्म हो जिसको हम लोग बोलते हैं भाई बौद्ध धर्म। तो बौद्ध साहित्य क्या है, बौद्ध साहित्य का मतलब सिंपल सा ये समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म को लेकर के जो भाई मेरे किताबें लिखी गई हैं, जो बुकें लिखी गई हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे बौद्ध साहित्य। और बौद्ध धर्म को लेकर के सबसे बड़ी जो किताब है उसको हम लोग बोलते हैं भाई मेरे त्रिपिटक। क्या बोलते हैं जी, बौद्ध धर्म को लेकर के जो सबसे बड़ी किताब है, जैसे हिंदू धर्म में कह सकते हैं भाई गीता को हम लोग बहुत महत्व देते हैं, उसी प्रकार से इस्लाम में देखोगे तो कुरान का बहुत बड़ा महत्व, कुरान जो है सबसे बड़ी पुस्तक है, वो धार्मिक पुस्तक है। उसी प्रकार से कह सकते हैं जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं ना, वो त्रिपिटक एक बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ा ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है वो सबसे बड़ा बौद्ध साहित्य है। त्रि मतलब होता 3, पिटक होता भैया पिटारी। तो त्रिपिटक जो है एक बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसमें कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध संघों के बारे में, इन सब के बारे में महात्मा बुद्ध ने अपने विचार दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने जो अपने प्रवचन दिए हैं, जो अपने बातें बताई हैं, वो सारी चीजें किसमें लिखी गई हैं, इस त्रिपिटक में लिखा गया। त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, जैसे पहला भाई सबसे पहले विनय पिटक है, विनय पिटक, दूसरा है अभिधम सूत पिटक, दूसरा क्या सूत पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक।
तो बौद्ध साहित्य का मतलब कि बौद्ध धर्म में जो किताबें लिखी गई हैं, जो बुकें लिखी गई हैं, जिसमें कह सकते हैं बौद्ध धर्म कैसा है, बौद्ध धर्म में क्या बातें हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में, इन सब के बारे में जो विचार दिया गया है वही है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण बुक है भाई मेरे त्रिपिटक। त्रि मतलब होता तीन, पिटक मतलब पिटारी। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? जैसे मैंने आपको बताया, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ये तीन, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं। और बौद्ध साहित्य वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बौद्ध साहित्य वाला मुझे लगता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट सा। प्राचीन भारतीय गणतंत्र क्या है? देखो, प्राचीन भारतीय गणतंत्र का मतलब भाई प्राचीन काल में अगर आप लोग देखोगे तो गणतंत्र उसको बोलते हैं जहां पर राजा का जो चुनाव है वो कौन करता था? किसी सभा के जरिए, कुछ ग्रुप के जरिए किया जाता है, उसे बोलते हैं भाई गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है जहां राजा का लड़का डायरेक्ट राजा बन जा रहा है, समझ रहे हो? प्राचीन काल में भाई मेरे जो राजा होते थे, 2 प्रकार के राजा होते थे। एक तो होता राजतंत्र, यानी जहां कह सकते जो राजा उसका बड़ा लड़का राजा बन जाएगा तो राजतंत्र होता था। दूसरा होता भाई मेरे गणतंत्र। गणतंत्र समझो, गण का मतलब होता है कि राजा जो बना है वो किसी सभा के जरिए, किसी समिति के जरिए, या कुछ विद्वान लोगों का ग्रुप है, अब या अमीरों का ग्रुप है, उसके जरिए वो चुना गया है, समझ गए? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे? गणतंत्र बोलते हैं। तो इसमें प्राचीन भारतीय गणतंत्र और बौद्ध साहित्य जो है 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको चौथे नंबर से यानी चौथे चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 5वां क्या रहेगा? राजनीतिक चिंतन के स्रोत। भाई राजनीतिक चिंतन यानी राजनीति की में जो जो बातें हो कहां से है, राजनीतिक चिंतन यानी रिसोर्स क्या, राजनीति के कौन कौन से स्रोत हैं। तो राजनीतिक चिंतन की अगर मैं स्रोतों की बात करूं तो सबसे पहला भाई मेरे वेद। राजनीति में जो भी बातें हैं सब कहां से है भाई? वेदों से आई हैं। जैसे एक चीज, एक लाइन बोलूं कि भाई मेरे सारा वेद ही राजनीति, सारा वेद ही धर्म, और धर्म की जो बातें वो राजनीति में है। तो राजनीति में जो बातें हैं कहां से आई? सबसे पहले कह सकते हो कि साहित्यिक स्रोत हैं। राजनीतिक चिंतन के कौन कौन से स्रोत हैं भाई? स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो लिखे गए हैं, जो किताबें लिखी गई, जो बुकें लिखी गई, उनसे बहुत सारी चीजें राजनीति में आई हैं। दूसरा पुरातात्विक स्रोत, जो खुदाई उदाई से चीजें मिलती हैं उनको बोलते हैं। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से? जैसे वैदिक साहित्य, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, धर्म सूत्र हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, इनसे राजनीति में बहुत सारी चीजें आई हैं। दूसरा बौद्ध और जैन साहित्य जो है उनसे भी राजनीति में बहुत सारी चीजें आई हैं। दूसरा कह सकते हो कि जैसे पुरातात्विक स्रोत, जैसे खुदाई से कोई चीज मिली है उससे राजनीतिक स्रोत आए हैं। दूसरा कह सकते हैं कि जैसे विदेशी वृत्तांत, जैसे भाई मान लीजिए कि प्राचीन काल में जिन लोगों ने भारत की यात्रा की, अगर आप देखोगे कि बहुत सारे भाई चीन के लोग भारत में आए, जैसे हेन सांग, फायान, इस टाइप के लोग आए थे। मुस्लिम इतिहासकार बहुत सारे लोग आए हैं, तो उन्होंने बताया है कि भारत में राजनीति कैसे थी, भारत में प्राचीन काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो राजनीतिक चिंतन का 2 स्रोत होता है। पहला होता है भाई साहित्यिक, यानी जो किताबों में लिखा गया उससे बहुत सारी चीजें राजनीति में ली गई हैं, जैसे वेदों से, पुराण से, गीता से, उपनिषद से, महाभारत से, रामायण से। तो ये डायग्राम बनाया हुआ ना, तो ये जैसे महाभारत रामायण से भी राजनीति में बहुत सारी चीजें हैं। बौद्ध और जैन धर्म से जो किताबें उनसे भी ली गई हैं। और भारत में कह सकते भाई जो यूनान के लोगों ने भारत की यात्रा की है, जो चीन के लोगों ने भारत की यात्रा की है, जो यानी मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत के बारे में जो लिखा वह भी हमारी राजनीति में बहुत सारी चीज, जैसे आप लोगों ने इतिहास की किताबों में हेन सांग के बारे में पढ़ा है, फायान के बारे में पढ़ा है, मेगास्थनीज के बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। मुस्लिम इतिहासकार अगर मैं बात करूं अल बिरूनी के बारे में पढ़ा होगा। तो इन लोगों ने भारत की यात्रा की ना, तो इन्होंने भाई मेरे जो किताबें लिखी हैं उससे भी कह सकते हैं राजनीति में बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। इसी को कहा जाता है कि राजनीतिक चिंतन के स्रोत। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई मेरे, राजनीतिक चिंतन के स्रोत याद करके जाइएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को टॉपिक मिल सकता है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इरेज करके बता रहा हूं यानी बोल करके बता रहा हूं, वो सारे टॉपिक को जरूर कवर करके जाना, ये ताकि थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट दे रहा हूं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा? राज्य के प्रकार। तो राज्य के प्रकार में अगर बात करूं तो इसमें 4 चीजें भाई, सभा, समिति, विदत और रत्नी। राज्य के प्रकार क्या है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई सभा क्या है? सभा कह सकते हो कि कुछ खास लोगों के जो होती थी उसकी को सभा बोलते हैं। अगर आप लोगों ने टीवी सीरियल में रामायण महाभारत देखा होगा तो भाई मेरे राजा की सभा लगी रहती है,
उसी को भाई मेरे हम लोग सभा बोलते हैं। सभा क्या करती है, राजा को शासन प्रशासन चलाने में क्या करती है, मदद करती है। सभा में खास तौर से ज्यादातर विद्वान लोग होते हैं, राजा के मंत्री होते हैं या उनके गुरु होते हैं, वही लोग सभा में बैठते हैं। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों का जो ग्रुप होता है उसी को भाई मेरे हम लोग सभा बोलते हैं। सभा क्या करती है, सभा राज्य को चलाने में शासक यानी राजा की मदद करने वाली संस्था का नाम क्या है भाई मेरे, सभा है। सभा जो है वहां पर महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, उसी को बोलते हैं भाई मेरे सभा। दूसरा होता समिति। समिति भी लोगों का एक समूह है, ग्रुप है। समिति भी सभा की तरह ही होती है, लेकिन जो समिति होती है उसमें कह सकते हैं कि आम जनता भी शामिल होती है। समिति की जो सभा होती है वो कह सकते हो हमेशा नहीं लगती, साल में एक बार दो बार, या कोई युद्ध हो गया, आक्रमण हो गया, तब समिति की बुलाई जाती है। या जब कोई नया राजा बनता है, जैसे राज्याभिषेक होना है, या कोई राज्य में कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई है, इस प्रकार जब ऐसी सिचुएशन आती है तब समिति की बैठक होती थी। समिति में राजा का जाना जरूरी है, और जो राजा भाई मेरे समिति की बैठक में नहीं जाता था उसको असत्य राजा यानी खराब राजा कहा जाता था। समिति में कह सकते कि महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उसके साथ साथ कह सकते भाई मेरे जो अन्य लोग होते थे, आम जनता जिस सभा में भाग लेती थी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, समिति बोलते हैं। समिति में कह सकते कि आम जनता भी भाग लेती है, और समिति की जो बैठकें होती थी साल में एक बार या दो बार होती थी, या कोई युद्ध हो गया, कोई आक्रमण हो गया, यानी समिति में कह सकते कि सभी लोग इसमें जुड़े होते थे। अगला भाई विदत। विदत क्या है, विदत भी एक प्रकार से कह सकते हो कि कुछ खास लोगों का जो ग्रुप है वो ग्रुप होता था। विदत में कह सकते भाई महिलाएं भी भाग लेती थी, बल्कि सभा और समिति में कह सकते हो ये दो इस प्रकार के ग्रुप होते, इसमें महिलाएं नहीं थी, विदत में महिलाएं भी भाग लेती थी। अगला चौथा जो ग्रुप है वो कह सकते भाई रत्नी है। रत्नी यानी कह सकते जैसे रत्नकार जो होते थे, जैसे जो स्किल का काम करते, जैसे रथ बनाने वाले, इस प्रकार के जो लोग होते थे उनकी सभा जो थी वो रत्नी की सभा होती थी। तो राज्य के प्रकार का मतलब क्या है कि राजा जो है उसको राज्य को चलाने में कौन कौन सी सभा होती, सभा जो राजा की खास है उसमें खास लोग होते भाई मेरे, विद्वान टाइप के लोग होते थे, उसमें मंत्री होते थे, राजगुरु होते हैं, ठीक है, या जो अमीर या उच्च कुल के लोग होते थे वो सभा में होते थे। समिति में आम जनता भी भाग लेती थी। समिति की बैठक तभी होती थी जब कोई राजा वाजा बनता था। तो सभा और समिति, राज्य के प्रकार में भाई मेरे चार चीजें इंपॉर्टेंट है, सभा, समिति, विदत, रत्नी। हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये अलग अलग करके भी आ सकता है, सभा बताओ, समिति बताओ, विदत बताओ, रत्नी, अलग अलग भी आ सकता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा 8 या 10 नंबर में पूछेगा तो राज्य के प्रकार बताइए, तो आपको ये चारों बताना पड़ेगा, समझ रहे हो, सभा, समिति, विदत, रत्नी, आपको चारों के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा, सप्तरांग सिद्धांत। सप्तरांग सिद्धांत के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले भाई मेरे, बात करने वाले हैं कि ये सप्तरांग सिद्धांत आखिर है क्या। सप्तरांग सिद्धांत की अगर बात करूं तो शुक्र नीति में शुक्राचार्य जो हैं उन्होंने भाई शुक्र नीति में सिद्धांत दिया है कि 7 सिद्धांत बताए हैं। यानी राज्य जो है, राज्य में भाई मेरे 7 चीजें जरूरी हैं। कितनी चीजें जरूरी हैं, 7 चीजें जरूरी हैं। इन 7 चीजों से ही कह सकते भाई मेरे राज्य बनता है। या राज्य में 7 महत्वपूर्ण तत्व हैं। क्या है, राज्य में भाई मेरे सप्त मतलब 7, सप्तरांग सिद्धांत यानी 7 सिद्धांत, राज्य के 7 तत्व बताए हैं। राज्य में भाई मेरे, राज्य में सबसे जरूरी क्या, सबसे पहले भाई राजा ही तो पूरे राज्य को चलाता है, किसको मंत्री बनाना है, किसको संतरी बनाना है, किसको क्या बनाना है। सप्तरांग सिद्धांत में पहला सबसे पहले भाई राजा था। राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट राजा ही तो है, उसी के नाम से तो पूरा शासन प्रशासन सब कुछ चलता है, तो राजा है। दूसरा होते भाई मेरे आमत यानी मंत्री ही तो राजा को सलाह देते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कैसे राज्य चलेगा। तो मंत्री का काम है राजा को सलाह देने का काम है, आमत यानी होता भाई मेरे मंत्री। तीसरा सप्तरांग सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत है भाई जनपद मतलब यानी राष्ट्रीय, जहां पर राजा अपनी जनता के साथ रह रहा है उसी को बोलते जनपद, यानी जिले को बोलते हैं, या जमीन कह सकते हो कि जनपद यानी हो सकता है राष्ट्र। जनपद को कह सकते कई जगह राष्ट्र कहा गया है, या देश कह सकते कि राजा जहां निवास करा। दुर्ग का मतलब भाई मेरे किला, राजा को कई सारे दुर्ग बनाने चाहिए जहां पर दुश्मन घुस ना सके। दुर्ग को आप राजधानी भी कह सकते, यानी राजा को कह सकते हो कि जंग यानी वन दुर्ग, जल दुर्ग का निर्माण करवाना चाहिए, यानी अभेद किलों का निर्माण भी करवाना चाहिए। किसको करवाना चाहिए, राजा को करवाना चाहिए।
कोष का मतलब होता है धन या पैसा। भाई राज्य के लिए कोष या धन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई राज्य के पास अगर कोष रहेगा, धन रहेगा, पैसा रहेगा, तभी तो राज्य आगे बढ़ेगा। तो सप्तरांक सिद्धांत में पांचवा क्या बातें की गई? भाई कोष। कोष तो भाई मेरे बहुत जरूरी है। पैसा ही नहीं रहेगा तो राज्य आगे कैसे बढ़ेगा, राज्य का खर्चा कैसे चलेगा? भाई जिस राज्य के पास पैसा होगा, धन होगा, वही तो आगे बढ़ेगा, वही तो आगे तरक्की करेगा। तो कोष बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सप्तरांक सिद्धांत का छठा सिद्धांत है भाई मेरे दंड। राजा जो है वो दंड जरूर देगा, दंड को धारण करेगा। इसको हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया। भाई राजा अगर दंड नहीं देगा तो राज्य में क्या होगा? अव्यवस्था फैल जाएगी ना। और सप्तरांक सिद्धांत का सातवां सिद्धांत है भाई मेरे मित्र। राजा जो है वो मित्र के समान मित्र का व्यवहार करेगा और शत्रु के समान शत्रु का व्यवहार करेगा। राजा की यह जिम्मेदारी है कि जो उसके दोस्त मित्र, यानी ऐसा कोई राज्य है जिससे उसकी मित्रता है, उसकी उन्नति, उसको आगे तरक्की में मदद करेगा। और जो दुश्मन देश है भाई, उसको तो भाई बिल्कुल खत्म करने का काम करेगा। तो सप्तरांक सिद्धांत में 7 सिद्धांत है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाई राजा, दूसरा आमत यानी मंत्री, तीसरा जनपद यानी राष्ट्र, चौथा है दुर्ग यानी किले का निर्माण करवाएगा, पांचवा है कोष यानी धन, छठा है भाई दंड यानी पनिशमेंट देगा, सजा देगा, और सातवां है मित्र, यानी राजा जो है मित्र राज्य के साथ मित्र का व्यवहार करेगा और शत्रु राज्य के साथ शत्रु का व्यवहार करेगा। ये शुक्राचार्य जी ने कह सकते हैं सप्तरांक सिद्धांत दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में भाई मेरे देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा? स्वामी, राजा के गुण और दैव। भाई राजा के कौन कौन से गुण हैं? राजा के गुण बताइए। भाई राजा कैसा होना चाहिए? गुण मतलब राजा में क्या क्या खासियत होनी चाहिए? तो भाई सबसे पहले खासियत राजा की, राजा ईमानदार होना चाहिए। दूसरा भैया उच्च कुल में जिसने जन्म लिया हो, उच्च कुल में जन्म लेने वाला राजा के गुण है। राजा कैसा होना चाहिए? राजा का भैया दूसरा तीसरा गुण कह सकते हो जिसमें बुद्धि है, बुद्धि होना चाहिए, जिसमें विवेक है, सोचने समझने की क्षमता है, जो दूरदर्शी है, जो विद्वान है, समझ रहे हो? जो उच्च कुल में जिसने जन्म लिया, जो धर्म का पालन करता है, यह भी राजा के गुण है। जो धर्म को मानता है और धर्म का पालन करता है, जो प्रजा पालक है, ये राजा के गुण है। क्या है? यही तो राजा के गुण है। राजा के और गुण क्या है? भाई राजा दूरदर्शी हो, विद्वान हो, राजा होगा जो लालची नहीं होगा। राजा के गुण क्या है? कि उसमें घमंड नहीं होना चाहिए, उसमें लोभ नहीं होना चाहिए, और काम का मतलब ऐसा राजा नहीं होना चाहिए कि आप सबने सुना होगा ना कि बहुत सारे राजा के महलों में डांसर नाच करती, जिसको नर्तकी बोलते हैं। कई सारे राजाओं के बारे में आपने सुना, राजा जो है वो नाचने वाली के पीछे ही पागल हो गया था। तो भैया ऐसे राजा का राज्य जीवन में कभी बचेगा नहीं है। राजा जो होना चाहिए दूरदर्शी हो भाई, ठीक है। राजा विद्वान होना चाहिए। राजा जो कह सकते दृढ़ प्रतिज्ञा वाला, जिसने प्रतिज्ञा ले ली वही काम करेगा। राजा कैसा नहीं, यह कह सकते विद्वान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसमें बुद्धि हो, विवेक हो, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाइए। राजा के गुण है। राजा कौन सा व्यक्ति होना चाहिए? जो दंड यानी कह सकते जिसने जो न्यायवादी हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को राजा मत बनाओ जो पक्षपाती आदमी हो, जिसमें न्याय हो। ये राजा के गुण है, समझ रहे? अगला भाई मेरे दैवीय उत्पत्ति। क्या दैवीय उत्पत्ति का सिंपल सा मतलब है भाई मेरे कि राजा जो है उसको भगवान ने बना रखा है। राजा जो है कोई भाई मेरे सामान्य मनुष्य नहीं है। राजा जो है परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाया गया व्यक्ति है। यानी राजा को खुदा ने भेज रखा, भगवान ने भेज रखा, परमात्मा ने भेज रखा है। राजा जो भाई मेरे सामान्य मनुष्य नहीं है। भगवान कह सकते भाई मेरे धरती पर अवतार नहीं ले सकते हैं, इसलिए उन्हें राजा को बनाया है। राजा में कह सकते हो कि सभी भगवानों के गुण उसमें मौजूद हैं। राजा को हमको बात माननी चाहिए। राजा भाई क्या है? देवता के रूप में इस पृथ्वी पर है, ये समझ लीजिए। इसी को बोलते हैं दैवीय सिद्धांत। राजा जो है देवता के समान है, परमात्मा के समान है। राजा जो है, राजा में ईश्वर के अंश है, ईश्वर के गुण है, परमात्मा के गुण है। यह है दैवीय सिद्धांत। राजा जो भाई देवता है, भगवान है, उसकी बातों को मानिए। भाई भगवान कह सकते धरती पर नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने राजा को बना करके भेज रखा। राजा जो है कह सकते इंद्र के समान है। राजा जो सूर्य के समान जिसमें तेज है। राजा कह सकते राजा जो है चंद्रमा के समान शीतल है। राजा जो भाई कह सकते कुबेर के समान धनवान है। ये क्या है? यही तो दैवीय सिद्धांत है, समझ रहे हो? राजा के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वामी मतलब भैया राजा ही होता है, तो आपको पता ही है। तो 8वें चैप्टर से अगर कुछ भी पूछा जाएगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं इसी को आपको लिखना है। चैप्टर नंबर अगर 8 से कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर बताता हूं जो नेक्स्ट चैप्टर है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भारतीय राजतंत्र का स्वरूप बताओ। भाई हमारे यहाँ पर राजधर्म क्या है?
भाई राजा का धर्म है न्याय करना, राजधर्म तो यही है ना, महाभारत हो, रामायण हो, अर्थशास्त्र हो, तो राजधर्म क्या है, राजा का धर्म है वो, यही राजधर्म यही है कि राजा धर्म के अनुसार न्याय करे, राजा धर्म को माने, ठीक है, राजा अपने धर्म का पालन करे, राजा ऐसे नियम कानून बनाए कि जनता अपने धर्म से विमुख ना हो, यही तो राजा का धर्म है, समझ रहे हो। राजा कैसा होना चाहिए, राजा न्यायवादी हो, जो न्याय को पसंद करता हो। राजधर्म क्या है कि राजा में भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होना चाहिए, राजा जो है लोभी व्यक्ति ना हो, लालची व्यक्ति ना हो, घमंडी व्यक्ति ना हो, यही तो राजधर्म है। राजा का धर्म क्या है भाई कि राजा का धर्म सर्वोपरि है। जैसे मान लो जो राजा है, जैसे मान लो आप राजा हैं, ठीक है, आप भाई आप पिता भी हैं, आप पति भी हैं, आप भाई भी हैं, आप सभी हैं ना, तो सारे नाते रिश्ते बाद में आते हैं, सबसे पहले जो धर्म आता है राजधर्म आता है। जैसे एग्जांपल बताओ, जैसे भाई भगवान राम है, भगवान राम ने कह सकते हो सीता जी को जंगल में छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो पति बाद में है, सबसे पहले क्या है, राजा है, क्योंकि राजा का जो धर्म है वो सर्वोपरि है। यानी भगवान राम पर आरोप लग रहा, जो भी आरोप लग रहा, आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, जानते होंगे, तो कहने का मतलब है कि राजा जो है वो सबसे पहले राजा है, वो पिता बाद में, पति बाद में और भाई बाद में है, समझ रहे हो। यानी राजा को अगर मान लो, अगर भाई कोई राजा है, मान लो उसको अगर चुनना है कि पत्नी चुनना है कि राज्य को चुनना पड़े, राज्य, मान लो एक तरफ राज्य की भलाई है और एक तरफ उसकी पत्नी है, किसका पक्ष लेगा, तो राज्य का पक्ष लेगा। तो राजा का जो धर्म है वो सर्वोपरि है, राजा न्यायवादी होना चाहिए, ठीक है, राजा दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए, राजा वही है जो अपने धर्म का पालन करता हो। धर्म मतलब क्या है कि पिता बाद में है, पति बाद में है, भाई बाद में है, सबसे पहले वो राजा शासक है, जो प्रजा के हित में है वही राजा कर रहा है, यही राजधर्म है, समझ रहे हो। अगला क्या भाई मेरे, मत्स्य न्याय क्या है। मत्स्य न्याय का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई मेरे, मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि भाई तालाब, आप लोगों ने देखा होगा, तालाब में जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है, इसी को बोलते हैं भाई मेरे मत्स्य न्याय। अगर राजा जो भाई, अगर राजा दंड नहीं देगा तो जो बलशाली लोग होंगे, जो पहलवान लोग होंगे, वो तो भैया निर्धन और गरीब आदमी को जीने नहीं देंगे। तो भाई राजा अगर दंड नहीं देगा, पनिशमेंट नहीं देगा, तो समाज में मत्स्य न्याय हो जाएगा। यानी बलशाली जो लोग होंगे, जो मसल पावर जिनमें होगी, भैया दूसरे का घर हड़प लेंगे, समझ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में अगर कानून व्यवस्था ना हो, पुलिस ना हो, तो क्या होगा, अरे पहलवान टाइप के लोग आपके घर पर कब्जा कर देंगे, समझ रहे हो। यही है मत्स्य न्याय। यानी अगर मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी अगर राजा पनिशमेंट नहीं देगा, अगर राजा दंड नहीं देगा, यही मत्स्य न्याय हो जाएगा कि जो बलशाली, यानी मत्स्य न्याय, यानी मत्स्य मतलब मछली, जैसे तालाब में देखा होगा ना, तालाब में भैया मेरे जो तालाब होता है ना, तालाब में बड़ी मछली ना छोटी मछली को खा जाती है, क्योंकि वहां पर कोई मत्स्य न्याय है, वहां पर वो न्याय नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मत्स्य न्याय बताता है राजा की यह जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो कि बलशाली लोग, पहलवान लोग जो हैं वो कमजोर आदमी को सताएं, उसका शोषण करें, उसका दमन करें, तो मत्स्य न्याय हो जाएगा। राजा का धर्म है कि राज्य में न्याय को स्थापित करे, कि भाई मेरे राजा की जिम्मेदारी है कि वो कमजोरों की, निर्धनों की सुरक्षा करे, सेफ्टी करे, नहीं तो राज्य में मत्स्य न्याय हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी। बलशाली लोग, जो बलवान लोग होंगे, वो निर्धनों की और कह सकते हैं कि कमजोर आदमी को भून देंगे। जैसे हम लोग आग में आलू नहीं भूंज देते हैं, रख करके ऐसे तपा देते हैं, वैसे भैया बलशाली लोग जो हैं वो कमजोर और निर्धनों को भून देंगे, समझ रहे हो। इसी को बोलते हैं मत्स्य न्याय। यानी बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति का शोषण दमन कर रहा है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, मत्स्य न्याय है। मत्स्य न्याय राज्य में नहीं होना चाहिए, न्याय की स्थापना करनी है, तो मत्स्य न्याय भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा, मंत्री परिषद। भाई मंत्री परिषद क्या होती है, राजा जो मंत्री बनाता है उन्हीं के ग्रुप या संगठन को हम लोग भाई मेरे मंत्री परिषद बोलते हैं। मंत्री परिषद क्या करती है भाई, राजा को सलाह देने की काम करती है, राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सलाह कौन देता, मंत्री परिषद ही देती है ना। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे वन मंत्री होता है, कानून का मंत्री होता है भाई मेरे, और राजस्व का मंत्री होता है, ठीक है।
इस प्रकार के मंत्री होते, कृषि मंत्री होता था। मंत्रियों का काम क्या? मंत्रियों का मेन काम यह है कि राजा को परामर्श देना यानी सलाह देने का काम है। बल्कि यहां तक कहा गया है कि राजा को बिना मंत्रियों की सलाह के कोई काम नहीं करना चाहिए। एक कौटिल्य भी कहता है और एक अन्य राजनीतिक विद्वान लोगों ने भी कहा है कि भाई राजा जो है उसको बिना मंत्री की सलाह के कोई काम नहीं करना है। और भाई मेरे, जो राजा बिना मंत्री के एडवाइस के काम करेगा वो तो तानाशाह बन जाएगा ना। मंत्रियों का काम है कि राजा जो है तानाशाह ना बने, ठीक है, राजा अपनी मनमर्जी मनमानी ना करे। राजा का यह धर्म है, एक बात याद रखना, क्या बोला, राजा की यह जिम्मेदारी है, राजा का यह धर्म है कि वो मंत्रियों की बात मंत्रियों से सलाह लिए बिना काम ना करे। देखो भाई, मंत्री का काम है राजा को सलाह देना, लेकिन राजा उसकी बात माने या ना माने ये बात है। और राजा को कहा गया कि कभी भी वो बिना मंत्री से राय मशवरा यानी बातचीत किए बिना बिना सलाह के कोई भी काम ना करे। क्योंकि भाई मेरे, एक आदमी अगर सोचेगा तो हो सकता है भाई गलत भी हो सकता है। इसलिए हमेशा बताया गया राज्य को अगर बेहतर चलाना है तो मंत्री से राय मशवरा करना, बातचीत करना, उसकी सलाह लेना राजा का धर्म है। और मंत्री कितने होने चाहिए ये भी बात उठती है भाई। मंत्री परिषद में मंत्री कितने होने चाहिए? तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मंत्री की बात की गई। कोई कहता भाई 8 मंत्री होने चाहिए, किसी ने कहा 10 मंत्री होने चाहिए, कुछ लोगों ने 16 या 20 मंत्री की बात की। तो अगर हम लोग बात करें, जरूरत जितनी हो, भाई राज्य छोटा है या राज्य बड़ा है, जितनी आवश्यकता हो भाई, जितनी जरूरत हो उतने पैर पसारो, यही बात है ना। कहने का मतलब जितनी जरूरत हो उतने मंत्री बनाओ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मंत्री बना दिए हैं, ऐसा नहीं करना है भाई। आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार ही मंत्री बनाने हैं। चाहे राज्य छोटा है तो आप 10-12 मंत्री बना लो, 10 मंत्री बना लो। भाई राज्य अगर आपका बड़ा है, जरूरत आवश्यकता के अनुसार ही मंत्रियों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। चाहे कौटिल्य हो, चाहे कामक नंदक हो, चाहे शुक्राचार्य हो, इन्होंने ये नहीं कहा कि मंत्री इतने होने चाहिए। क्योंकि राज्य कैसा होगा ना, छोटा भी हो सकता राजा, कोई हो सकता बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो, तो भाई उसके पास ज्यादा मंत्री होंगे ना। तो जैसा काम होगा उसी के अनुसार आप मंत्रियों की संख्या को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मंत्री की योग्यता। भाई मंत्री में क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहली बात है भैया, मंत्री लालची नहीं होना चाहिए, ठीक है, मंत्री चापलूस नहीं होना चाहिए। और मंत्री की योग्यता क्या है कि मंत्री जो है वो बुद्धिमान हो, दूरदर्शी हो, सत्यवादी हो, ठीक है, और क्या है, जो विद्वान हो, बुद्धिमान हो, जिसमें धैर्य हो, ठीक है, जो टर्बो, ये मंत्री की योग्यता है। ऐसे यानी जिस व्यक्ति ने उच्च कुल में जन्म लिया हो, ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को राजा मंत्री बनाएगा। जिसमें दिव्य दृष्टि यानी जो दूर की सोचता हो, जिसमें धैर्य हो, ठीक है, या जो व्यक्ति बुद्धिमान हो। अरे पागल आदमी को मंत्री नहीं बना देना भाई, बुद्धिमान आदमी को मंत्री बनाओ, समझ रहे हो। जिसमें योग्यता हो, किस प्रकार, जो धर्म को मानता हो, जो धर्म का पालन करता हो, वो व्यक्ति मंत्री बनेगा, ठीक है। ये मंत्री, जो व्यक्ति अपने राज्य के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए, ठीक है। जो ऐसे व्यक्ति को मंत्री कभी ना बनाए जो लालची हो, जो घमंडी हो, ठीक है। ऐसा ना मंत्री बना दिया और जाकर के दुश्मन से मिल गया, ऐसा मंत्री नहीं होना चाहिए। मंत्री की योग्यता मतलब उसमें एलिजिबिलिटी क्या है मंत्री बनने के लिए? तो भाई धर्म को मानता हो, धर्म का पालन करता हो, उसमें कर्तव्य निष्ठा हो, सत्यवादी हो, दिव्य दृष्टि हो, ठीक है, सत्य या दृढ़ निश्चय हो, जिसमें धैर्य हो, ये मंत्री की योग्यता है। भाई प्राचीन काल में जब मंत्री बनते थे ये सब देखा जाता था, समझ रहे हो। ये सब चीजें होंगी तो आप मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मंत्री के कर्तव्य क्या है? कर्तव्य मतलब जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो भाई मंत्री की जिम्मेदारी की राजा को सही सलाह दे। किसी भी मुसीबत के समय समस्या का समाधान कौन करेगा? मंत्री करेगा, और कौन करेगा? मंत्री का कर्तव्य क्या है भाई? राजा को सलाह देना। राजा माने या ना माने वो अलग बात है, आपका काम है सलाह देना, एडवाइजर है। मंत्री का मेन काम है वो क्या है? सलाहकार है, परामर्श दाता। इसको एक शब्द इसमें आपकी बुक में मिलेगा, परामर्श देना। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग जब बीमार हो जाते हैं तो दिखाने नहीं, जो डॉक्टर के यहाँ तो डॉक्टर भी तो सलाह ही देता, उसी को बोलते भाई परामर्श ही तो बोलते हैं, ओपीडी जो लगी होती है। तो मंत्री क्या है? मंत्री कह सकते हैं एडवाइस देगा, सलाहकार है। मंत्री जो है राजा के सदा साथ रहता है, ठीक है। भाई राजा आपकी सलाह को मान रहा है, नहीं मान रहा हो, चलो अलग बात है, लेकिन मंत्री का काम है सलाह देना। और कर्तव्य क्या है कि राज्य की भलाई के लिए काम करना। इन्हीं दुश्मन से जाके मिल गया है, राज्य की भलाई के लिए, और जो राज्य के लिए अच्छा हो। भाई
आपकी सलाह राजा को खराब लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन राज्य के हित में होने चाहिए, ये मंत्री के कर्तव्य हैं। तो मंत्री परिषद को लेकर के मंत्री परिषद का परिचय बताइए, मंत्री परिषद की संख्या बताइए, मंत्री की योग्यता बताइए, मंत्री परिषद के कर्तव्य बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो जो मैं आपको बता रहा हूं यही आपको एग्जाम में लिख करके आना है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 11वां क्या रहेगा, केंद्रीय सभा और स्थानीय सभा। इसमें हम लोग स्थानीय सभा की बात करेंगे, क्योंकि स्थानीय सभा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक स्थानीय सभा को अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई भी स्थानीय सभा अगर आपको पूछी जाती है तो आप उसको आराम से क्या कर सकते हैं भाई मेरे, लिख सकते हैं। स्थानीय सभा का मतलब लोकल लेवल पर जो होता था उसी को बोलते हैं भाई मेरे स्थानीय सभा। क्योंकि प्राचीन काल में अगर आप देखोगे तो राजा का जो प्रशासन होता था वो राजतंत्रात्मक होता था। राज्य और राजा को क्या काम करना भाई, हमेशा जन कल्याण के, लोगों के लिए भलाई का काम करना था। राजा के विरुद्ध काम करने वाले राजा और मंत्री को हटा सकता भाई। जो व्यक्ति प्रजा के विरुद्ध काम करता है, करने वाले राजा को हटाया जा सकता है। राजा अपने सभी मंत्रियों के परामर्श से शासन चलाता है। प्राचीन काल में आपको पता है ना कि राजा जो भी शासन चलाएगा मंत्रियों के सलाह से चलाता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे खासतौर से ग्रामीण सभा की बात करें तो अगर आप देखोगे स्थानीय शासन का मतलब भाई गांव का शासन कैसा था। तो प्राचीन काल में जो स्थानीय शासन होता था वो गांव का जो शासन होता था, उसमें जो गांव का सबसे बड़ा गांव का प्रतिनिधित्व कौन करता था, ग्रामीण करता था। ग्रामीण नामक एक अधिकारी होता था जो गांव की देख रेख करता था। संपूर्ण जो गांव होता था वो काम करता। राजा का तो निर्वाचन कह सकते सभी के जरिए किया जाता है, लेकिन कह सकते भाई मेरे जो खास तौर से जो स्थानीय शासन है ये क्या, गांव जो होता था उस लेवल पर स्थानीय शासन चलता था। स्थानीय शासनों की अगर बात करूं तो इसमें खास तौर से स्थानीय शासन पर अगर आप देखेंगे तो लोकल लेवल पर शासन प्रशासन को चलाने के लिए ग्रामीण नाम का एक अधिकारी होता था जो गांव के शासन प्रशासन को देखने का काम करता था। तो चाहे महाभारत काल हो चाहे बुद्ध काल हो, भाई गांव जो है कह सकते हो शासन की सबसे छोटी इकाई है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, गांव होती थी, विलेज होता था। और कह सकते कि ये स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन है। यहां पर कह सकते हो कि राजा के जरिए जो नियुक्त ग्रामीण है वही इन सब सारी चीजों को देखता था, समझ रहे हो। जैसे भाई अगर कह सकते हो कि राजा जो है, मंत्री कौन है, राजा को परामर्श देने का काम करते हैं। पुरोहित क्या करते हैं भाई, पुरोहित का काम है धार्मिक काम करवाना। सेनापति सेना को देखता है। युवराज यानी राजा का जो लड़का है वो अधिकारियों को परामर्श देता है, इस प्रकार से। और खास तौर से अगर आप देखोगे तो जो स्थानीय शासन का मतलब था गांव के लेवल पर जो शासन होता है वो किस प्रकार से चलता था। अगर भाई मेरे अगर हम स्थानीय शासन की बात करें तो कह सकते कि 10 गांव जो होते थे उनके जो चलाता उसको संग्राहक बोलते थे। 200 गांव के जो चलाता उसको होते थे। फिर 400 गांव का जो होता उसको द्रोणमुख बोलते थे। 800 गांव का जो मुखिया होगा तो उसे स्थानीय कहा जाता था। तो स्थानीय वह अधिकारी है जो 800 गांव को देखता था, या 800 गांव की व्यवस्था को देखने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामीण कहा जाता है। स्थानीय सभा का मतलब लोकल लेवल पर जो सभा चलती है, गांव के लेवल पर जो सभा चलती थी वो इस चलती थी। स्थानीय सभा को लेकर के मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासतौर से चैप्टर नंबर 11 से, ठीक है। स्थानीय सभा मुझे लगता है ये हो सकता है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 12वां क्या रहेगा। इसमें अगर 12वें में 2 इंपॉर्टेंट है, रामायण कालीन नगर सभा और महाभारत कालीन नगर सभा। इसको समझो। पौर मतलब समझते हो, जो शहरी इलाके होते थे वहां जो लोग होते थे उनको पौर बोलते थे, और जो जहां पर सामान्य जनता रहती थी उसको भाई हम लोग क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं। जो लोग पौर में रहते थे उन लोगों की सभा को, जैसे मतलब पूर्व में जो रहते थे, जैसे प्राचीन काल में जो राज्य होते थे उसमें एक तो पूर्व होता था और दूसरा होता था भाई मेरे जनपद। क्या होता था कि जो अमीर वर्ग है, जो कह सकते हो कि अमीर वर्ग है, या जो राज वर्ग है, या जो कह सकते विद्वान वर्ग है, इस टाइप के लोग जो होते थे पूर्व में रहते थे। पूर्व यानी एक प्रकार का शहर होता था। जो पूर्व में होते थे उनकी सभा को क्या बोलते थे, पौर बोलते थे। उन लोगों की सभा अलग होती थी। और जो सामान्य लोग होते उनकी सभा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, जनपद बोलते हैं। तो रामायण काल हो चाहे महाभारत काल हो, यहाँ पर आपको पौर और जनपद ये 2 प्रकार की सभा होती है। सभा यानी जैसे मैंने आपको बताया था सभा और समिति बताया था ना, उसी प्रकार के पौर और जनपद भी होते थे, जो क्या करते एक प्रकार से
नियम कानून को लेकर के। पौर मैंने बताया ना कि पौर जो है कह सकते पूर्व में जो रहते थे उनको पौर बोला जाता है, उनकी सभा को ही क्या बोलते हैं भाई मेरे, पौर बोलते हैं। ठीक है। और जनपद क्या है, जनपद यानी जो स्थान रहता था उस स्थान पर जनपद में कह सकते हैं कि आम जनता और बाकी लोग रहते थे, उनको हम खास तौर से क्या बोलते हैं भाई मेरे, जनपद बोलते हैं। ये बताया जा रहा। रामायण काल के अनुसार अगर आप देखोगे तो कौशल जनपद के राजा दशरथ जो हैं भारत के पुराने राजाओं की परंपरा का अनुसरण करते थे। तो पौर और जनपद जो हैं, इसमें देखो जनपद में कह सकते हो कि दोनों लोग होते थे, पौर और जनपद दोनों आते थे, लेकिन पौर जो होते थे वो जो खास तौर से उच्च वर्ग जो पूर्व में रहते थे या जो शहर में रहते थे उनको पौर बोला जाता था, और जो सामान्य लोग होते अन्य लोग होते तो उनको जनपद कहा जाता था। तो रामायण कालीन नगर सभा ये इंपॉर्टेंट है, या महाभारत कालीन नगर सभा ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको दो हेडिंग बनानी पड़ेगी, एक तो भाई मेरे पौर बनाना पड़ेगा, चाहे नगर रामायण कालीन नगर सभा पूछेगा या महाभारत कालीन नगर सभा। तो पहला पॉइंट बनेगा पौर और दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा इसमें जनपद मिलेगा। जनपद मैंने बताया ना राष्ट्र या राष्ट्र होता है जहां पर लोगों का जो निवास स्थान है उसी को तो हम जनपद बोलते हैं। जनपद यानी जो पूरा राज्य उसको जनपद बोलते हैं। पौर मतलब आप पूर्व कह सकते हो कि खास जो राजा की राजधानी है जो कैपिटल है उसी को भाई मेरे हम लोग बोलते हैं पूर्व। पूर्व में जो लोग रहते थे वो पौर उनकी सभा होती थी। जनपद तो मैंने आपको बताया जनपद का मतलब बताया राष्ट्र या पूरे देश जो जनपद आ जाता है, और पूर्व या पौर जो होता था राज्य की जो राजधानी होती थी वहां जो लोग निवास करते थे उनकी सभा को पौर या पे बोला जाता था। दोनों चाहे रामायण काल हो चाहे महाभारत काल हो दोनों लगभग सेम ही रहता था। तो देखो चाहे रामायण कालीन नगर सभा आएगा या महाभारत कालीन नगर सभा आएगा, एक तो कह सकता हूं कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये भाई मेरे कन्फर्म। अगला जो हमारा चैप्टर आएगा भाई मेरे चैप्टर नंबर 13वां क्या रहेगा, ग्रामीण व्यवस्था क्या है, सभा पंचकुल और पंचायत क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले ग्रामीण व्यवस्था क्या होती थी। देखो भारत जो है भाई मेरे सदैव गांवों का देश रहा है, और हमारी जो सभ्यता संस्कृति भाई मेरे गांव में रही है, और यह कोई नई बात नहीं है। वैदिक काल में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर गांव के बारे में खूब पता चलता था। वेदों में अगर आप देखोगे गांव का जो मुखिया होता था उसके ग्रामीण कहा जाता था, और गांव का जो शासन प्रशासन है वो सबसे छोटा प्रशासन वो गांव के लेवल पर चलता था। वैदिक काल में भी देखोगे गांव आगे बढ़े, इसकी समृद्धि हो, इसके बारे में बार बार प्रार्थना की गई है। शासन की सबसे छोटी इकाई भाई मेरे गांव होता है। ऋग्वेद में भी सभा समिति और विदत का उल्लेख है जिसमें कह सकते हो कि गांव की भी बात की गई है। महाभारत या कौटिल्य हो अर्थशास्त्र हो, इन सब ने कह सकते हो कि गांव को स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई माना है। भाई कहा गया कि एक गांव के ऊपर 100 गांव होते थे, फिर 20, फिर 100 और फिर 1000 गांव होते थे। इस प्रकार से कह सकते गांव का शासन होता था। ग्रामिक जो है, ग्रामिक कौन है, वो गांव का प्रशासनिक अधिकारी होता है। गांव का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको क्या बोला था भाई मेरे, ग्रामिक बोला जाता था। ग्रामीणों को इस सहायता से पैसे इकट्ठे करके गांव की रक्षा करने के लिए काम होता था। सारी चीज भाई गांव से ही कह सकते हो कि राजस्व इकट्ठा होगा, किसानों से राजस्व लिया जाएगा, उसको इकट्ठा करने का काम करता था एक ग्रामीण करता था। मुखिया सामान्यतः राजा का प्रतिनिधि, गांव में एक मुखिया होता था जिसको राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था, और एक गांव के सारी चीजों को क्या करता था, देखने का काम कौन करता था, यही लोग करते थे। तो खास तौर से यहाँ पर जो हम लोगों ने बात की ना ग्रामीण व्यवस्था, तो ग्रामीण व्यवस्था जो चलती थी वो कह सकते हो ग्रामीण नाम का एक अधिकारी होता था उसके जरिए चलती थी। ठीक है। और गांव का एक पूरा जैसे 10 गांव को लेकर के एक ग्रुप बनता था, फिर उसी प्रकार के 20 गांव को लेकर के बनता था, इस प्रकार से यहाँ चलता था। ठीक है। और यहाँ पर कह सकते ग्रामिक जो है गांव का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था, जो गांव के भाई मेरे पूरे शासन प्रशासन को देखने का को क्या करता था, वो काम करता था। गांव में कौन आया है, कौन नहीं आया, किसकी मृत्यु हुई, किसका जन्म हुआ है, वो गांव का कर भी इकट्ठा करता था, यानी कह सकते हैं टैक्स कलेक्ट करने का भी काम कौन करता था, यही अधिकारी करता था। मुखिया भी एक होता था, और दूसरा इसमें क्या होता था, प्रशासनिक अधिकारी ग्रामिक होता था, जो कह सकते पूरे ग्रामीण व्यवस्था या पूरे गांव के प्रशासन को देखने का ये लोग भाई मेरे क्या करते थे, काम करते थे, ग्रामिक हो या ग्रामीण हो करते थे। दूसरा सभा क्या है, सभा तो भाई जैसे मैंने आपको बता दी, नगर सभा तो आपको बता दी, सभा लोगों का जो ग्रुप होता है, समूह, उसी को सभा बोलते हैं। राजा का जो दरबार लगता है वहां पर जो खास लोग होते थे उसी को भाई मेरे हम लोग बोलते हैं भाई सभा। सभा में विद्वान लोग या कुलीन लोग या जो मंत्री होते हैं वही राजा की सभा में रहते थे। दूसरा पंचकुल क्या होता है, देखो गांव जो होते थे
स्थानीय शासन में जो गांव थे वहां पर पंचायत होती थी जो न्याय करने का काम करती थी, और जो लोग न्याय करते थे उन्हीं को पंच बोलते थे या पंचकुल बोलते थे। पंचायत तो आप सबको पता ही है क्या है भाई, गांव की जो प्रशासनिक इकाई वो पंचायत होती है। और प्राचीन काल में भाई पंचायत में जो लोग न्याय करते थे या जो लोग न्याय का काम देखते थे उन्हीं को हम पंच बोलते हैं। पंच ही तो न्याय करते थे, उन्हीं को पंचकुल बोलते हैं। और पंचायत एक प्रकार से कह सकते हैं प्रशासनिक इकाई है। गांव के शासन प्रशासन को देखने का सारा काम कौन करती है? पंचायत करती है। ठीक है, तो इसमें जो दो है खास तौर से, जैसे पंच कौन होता है ये तो आपको पता ही दिया क्या होता है। पंचायत तो आप सबको पता ही होगा, आप सब गांव में अगर लोग रहे हो भाई पंचायत पर, गांव का पूरा शासन प्रशासन जो पंचायत करती है और इसी का काम होता है। तो जितने टॉपिक है हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं भाई मेरे, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला हमारा चैप्टर है भाई मेरे, चैप्टर नंबर 14वां क्या रहेगा? इसमें है भाई मेरे राजकीय न्यायालय। राजकीय न्यायालय का सिंपल सा मतलब होता है राजा के द्वारा जो न्यायालय बनाए गए हैं। राजा जिन न्यायालयों की स्थापना करता है उसी को राजकीय न्यायालय। देखो भाई, राजा अपने सभा दरबार में न्याय तो करता था, लेकिन राजा की सभा दरबार में जो खास तौर से मामले जाते थे, मुकदमे जाते, तो खास तौर से बड़े मुकदमे जाते हैं। बल्कि अन्य न्यायाधीश और भी बहुत सारे न्यायालय बनाए जाते थे जहां पर जो जज होता था यानी जो धर्माधिकारी जिसको बोला गया है वो न्याय करता था। राजकीय न्यायालय मतलब राजा के द्वारा जो न्यायालय बनाए गए वो राजकीय न्यायालय है। कंठक शोधन का मतलब आपको मैंने बता ही रखा कि किस न्याय करने का ये लोग काम करते हैं। समझ लो कि न्यायालय का मेन काम क्या है भाई मेरे? न्याय करना। राजकीय न्यायालय राजा के द्वारा जो न्यायालय बनाए गए, और न्यायालय में जो जज होता था उसको हम लोग धर्माधिकारी भी कहते हैं, या वो धर्माधिकारी धर्म के आधार पर न्याय करता था ना, इसलिए उसको राजकीय न्यायालय या राज्य न्यायालय कहा जाता था। ये जो न्याय करते थे, समझ रहे हो। और कंठक शोधन का मतलब होता है कि एक प्रकार से न्यायालय जो होते थे समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए काम। भाई न्यायालय का काम क्या है भाई? समाज और देश की रक्षा करना और न्याय करने का काम कौन करते थे भाई मेरे? न्यायालय करते थे। और न्यायालय में जो कह सकते जो जज होता था जिसको कह सकते धर्माधिकारी बोला गया, भाई न्याय किस आधार पर किया जाता था? धर्म के आधार पर न्याय किया जाता था। ठीक है, धर्म में जो चीजें बताई गई हैं, धर्म के अधिकार पर आपको भाई मेरे न्याय करना है। जिसकी जितनी सजा है उतना ही आपको उसको सजा देनी, ज्यादा सजा हमेशा नहीं दे। तो न्यायालय एक प्रकार से कह सकते कौन स्थापित करता था भाई मेरे? राजकीय न्यायालय। वो खास तौर से कह सकते राजा जो है ये तो अपनी सभा में भी न्याय करता है। दरबार जो है आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा होगा ना भाई, राजा का दरबार लगा रहता है, राजा करके न्याय करता है। ठीक है, और न्याय जो होता था जैसे भ्रष्ट अधिकारी हैं उनसे बचाने के लिए भी न्याय होता था। दूसरा, व्यापारियों की रक्षा करने के लिए भी न्याय किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार की चीज भाई न्याय तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कोई भी राज्य बिना न्याय के तो राज्य तो चल ही नहीं सकता है। और राजकीय न्यायालय राज्य के द्वारा जो स्थापित न्यायालय होते थे, राजकीय न्यायालय एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 15 क्या रहेगा? धर्म के स्रोत। भाई धर्म जो है वो कहां से आया हुआ है, धर्म के स्रोत बताने हैं। और एक लाइन मैंने आपको पहले ही बोल के बताया कि सारा वेद ही धर्म है। भाई जैसे अगर हम वेदों की बात, तो वेद कितने? वेद 4 है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो धर्म क्या? हिंदू धर्म जो है वो कहां से आया हुआ है, यानी उसके रिसोर्स बताने हैं। तो धर्म के स्रोतों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो एक चीज यहाँ पर एक मंत्र लिखो, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यानी धर्म के 4 स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं भाई मेरे? धर्म के 4 स्रोत हैं। पहला स्रोत क्या है? वेद। यानी धर्म में जो भी बातें वो कहां से आई हैं भाई? वेदों से आई हैं। वेद कौन से? जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इन वेदों से हिंदू धर्म में सारी बातें आई हैं। दूसरा क्या है? स्मृति। स्मृति मतलब समझते हो, जो ऋषि मुनि होते थे, जो महात्मा होते थे, उन्होंने जो किताबें लिख रखी इसी को बोलते भाई मेरे स्मृति। ठीक है, जैसे ऋषि मुनियों ने अपनी बुकें लिखी, किताबें लिखी, इससे भी कह सकते धर्म में बहुत सारी चीजें शामिल की, स्मृति। तीसरा है सदाचार। सदाचार का मतलब व्यवहार, लोगों का जो व्यवहार होता है, जो मेल जोल होता है, ये इससे भी बहुत सारी चीजें जो होती है भाई मेरे वो धर्म में आती हैं। तीसरा क्या है? सदाचार, जिसे धर्म में बहुत सारी। और चौथा क्या है भाई मेरे? स्वयं का प्रिय, जो चीजें हमको अच्छी लगती हैं, जो चीजें हमको बुरी लगती हैं। तो कई बार हो सकता है कि आपकी पसंद या नापसंद के अनुसार भी धर्म में बहुत सारी चीजें आती हैं या जोड़ी जाती हैं। तो धर्म के कितने स्रोत हैं भाई मेरे? धर्म के 4 स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? वेद है, पहला वेद है। दूसरा क्या है? स्मृति है, यानी ऋषि मुनियों ने जो किताबें लिखी वो है।
तीसरा है भाई सदाचार। सदाचार मतलब व्यवहार, व्यवहारिक चीजें भी धर्म में शामिल होती हैं। होता ना कि जैसे बोल चाल, व्यवहारिक चीजें भी धर्म में शामिल होती हैं। और चौथा है स्वयं का प्रिय, यानी जो चीजें हमको अच्छी लगती हैं, जो चीजें हमको बुरी लगती हैं, इस आधार पे भी भाई मेरे धर्म में चीजें शामिल। तो ये धर्म के कितने स्रोत हैं भाई मेरे? 4 स्रोत हैं। यदि आपने कहा होगा ना, जैसे कह सकते हैं कि श्लोक में बताया गया कि सारा वेद ही धर्म का स्रोत है। भाई वेदों में जो कुछ बताया गया वो सारे कह सकते हैं धर्म में आया हुआ है, समझ रहे हो? वेद की श्रुतियों की स्मृति, यानी वेद से यानी धर्म में वेदों से चीजें आई हैं। दूसरा स्मृतियों से आई हैं। स्मृति मतलब जो कह सकते हैं, जैसे स्मृति हम लोगों ने बात किया ना, जैसे मनु की बात किया, मनु स्मृति की बात की है। दूसरा हम लोगों ने खास तौर से चाणक्य की बात की है कि उन्होंने जो कुछ लिखा, इससे भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि जो किताब स्मृतियों से आती हैं। तीसरा जो भाई धर्म में जो चीजें आती है वो होता है कह सकते हैं व्यवहार से, जो हमारा व्यवहार होता है उससे भी आती हैं। और चौथा जो आपको अच्छा बुरा लगता है, ये क्या है? धर्म के 4 स्रोत हैं। तो धर्म का पहला स्रोत क्या भाई मेरे? वेद। मैंने आपको बताया जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनसे भी बहुत सारी चीजें धर्म है। दूसरा स्मृति। स्मृति मतलब होता है कि जो जैसे मनु स्मृति है, या नारद ने, बृहस्पति जी ने, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने, इन लोगों ने, इन ऋषि मुनियों ने जो किताबें लिख रखी हैं, जो टीकाएं लिख रखी हैं, उससे भी धर्म में बहुत सारी चीजें हैं। तीसरा चीज है भाई आचार्य, यानी आचार व्यवहार, समझ रहे हो? यानी जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारी नैतिकता होती है, वो भी धर्म में बहुत सारी चीजें शामिल की जाती हैं। और चौथा चीज क्या है? आत्म संतुष्टि, जो आपको आत्मा की संतुष्टि देता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो भी बहुत सारी चीजें कह सकते हैं धर्म में शामिल की जाती है ना। जैसे उन्होंने ये भी सारी चीजें क्या होता है धर्म में। ये धर्म के क्या है भाई मेरे? 4 स्रोत हैं। तो धर्म के स्रोत जो है इंपॉर्टेंट है, हो सकता है या तो ये आपको 8 नंबर में, जहां तक मुझे लगता है 8 या 10 में आपको धर्म के स्रोत देखने को मिल सकते हैं, 5 में भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी है। देखो एक चीज बताऊं, कोई भी क्वेश्चन 10 में, 5 में और 8 में आ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। देखो जो चीजें हो सकता है अभी 5 में पूछे वो 10 में पूछ ले, जो 10 में पूछा वो 5 में पूछ ले, तो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो धर्म के स्रोत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, सामाजिक न्यायालय। इसमें हम लोग खास तौर से बात करेंगे न्यायालय क्या होता है। देखो भाई न्यायालय जो होते थे प्राचीन काल की बात करूं तो 2-3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। एक तो पहला होता भाई मेरे राज्य न्यायालय, जो राज्य न्यायालय यानी जो राजा के जरिए जो राजा जो जिन न्यायालयों को बनाता है उसको राज्य न्यायालय बोलते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि राजा जो होता था अपनी सभा में न्याय करता था, वो न्यायालय होते थे। तीसरे ऐसे न्यायालय होते थे जो सामाजिक न्यायालय होते थे, जो समाज में जैसे लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट है, इस प्रकार के जो मुकदमे देखे जाते थे उनको हम लोग बोलते भाई मेरे सामाजिक न्यायालय। और जो सामाजिक न्यायालय होते थे इनको भी राजा ही क्या करता था? नियंत्रित करता था, और राजा ही इनको कंट्रोल करता था। जैसे हमारे समाज में अगर आप देखोगे, जैसे जमीन को लेकर के लड़ाई झगड़ा है, या शादी विवाह में कोई समस्या है, तलाक है, या संपत्ति को लेकर के कोई मामला है, इस प्रकार के जो मुकदमे हैं वो सामाजिक न्यायालय में सुने जाते थे। यानी समाज में, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है इनको लेकर के राज्य की तरफ से सामाजिक न्यायालय की स्थापना की जाती है। और इन सामाजिक न्यायालय जो होते थे इनमें किसका नियंत्रण होता? राज्य का नियंत्रण होता, राजा का नियंत्रण होता था। वही इसमें कह सकते जज और न्यायाधीश की नियुक्ति करता था, वही लोग क्या करते थे? न्याय करते थे। सामाजिक न्यायालय का काम है कि लोगों की भलाई के लिए काम करना, यानी लोगों को न्याय मिले। ठीक है, छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनकी देखरेख जो होती है सामाजिक न्यायालय में होती थी। और सामाजिक न्यायालयों का काम है कि समाज के कल्याण के लिए क्या करना है? काम करना है, ताकि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित रहे। समाज में न्याय बहुत जरूरी है। अगर भाई मेरे न्याय नहीं हो रहा तो अफरा तफरी मच जाएगी। न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक यानी सोशल कह सकते हैं जस्टिस, यानी सोशल कोर्ट कौन है? तो सोशल कोर्ट वही है जो समाज में, जैसे मैंने बोला ना, जमीन का मामला है, शादी विवाह का मामला है, तलाक के मामले हैं, उत्तराधिकार के मामले हैं, ठीक है, या कह सकते लड़ाई झगड़े के मामले हैं, कोई जमीन को लेकर के विवाद है, इस प्रकार के मामलों को लेकर के जिन न्यायालयों में सुनवाई की जाती थी उसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे सामाजिक न्यायालय। न्यायालयों का क्रम भी होता था। क्रम यानी जैसे सबसे पहले पंचायत के लेवल पर यानी गांव के लेवल पर न्यायालय होते थे, फिर आगे कह सकते हो कि पूर्व के जिसको हम पौर बोलते हैं उसके वहां पर न्यायालय होते थे, और फिर होता था राज्य न्यायालय, यानी कह सकते राजा का जो दरबार होता वहां पर न्यायालय। इस प्रकार से न्यायालयों का क्या होता था भाई मेरे? क्रम होता था। जैसे आज हम लोग देखते नहीं भाई मेरे,
पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि प्राचीन काल में भी क्या होता था भाई मेरे न्यायालयों का क्रम होता था। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप राजा की सभा में अपना मुकदमा लेकर के पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता था। धीरे धीरे करके न्यायालय उस समय भी चलते थे। तो सामाजिक न्यायालय जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। आज देखिएगा नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है भाई मेरे, दंड का महत्व। तो सबको पता भाई दंड का बहुत महत्व है। अगर दंड नहीं होगा तो समाज में अफरा तफरी मच जाएगी, समझ रहे हो। और दंड की उत्पत्ति कैसे हुई भाई, दंड एक बता दो। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई मेरे जो राजा है ना, राजा को भगवान ने बना रखा है। मैंने आपको एक बात बोली, भाई राजा को जब भगवान ने बना रखा है तो राजा जो दंड देता है ना, वो क्या है, वो परमात्मा दे रहा है, समझ लीजिए। ये है दंड की उत्पत्ति जो है यहीं से हुई है, समझ रहे हैं। और दंड का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर राजा दंड नहीं देगा, पनिशमेंट नहीं देगा, तो समाज में अफरा तफरी मच जाएगी, समाज में न्याय नहीं। राजा की यह जिम्मेदारी है कि प्रजा अपने धर्म का पालन करे। मैंने क्या बोला, राजा की यह जिम्मेदारी कि प्रजा अपने धर्म का पालन करे। अगर कोई भैया अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो भाई राजा उसको क्या करेगा, दंडित करेगा, उसको जेल में डाल देगा, उसको कोने ओने मरवाएगा, समझ रहे हो। अगर राजा दंड नहीं देगा उससे क्या होगा कि समाज में मत्स्य न्याय हो जाएगा, कि भाई बलशाली आदमी कमजोर आदमी का शोषण करेगा, दमन करेगा। इसलिए दंड का महत्व है, ठीक है। अगर दंड नहीं होगा तो कह सकते कि राज्य में कह सकते कि अफरा तफरी मच जाएगी या अव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। लोग राजा या राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का पालन करें, इसलिए भाई दंड का महत्व है ना। समाज में शांति हो, समाज में सभी लोग अपनी रोजी रोटी आराम से कमा सकें, जो भैया कमा रहे हैं उसको उपभोग कर सकें, सभी लोग शांति सुख चैन के साथ समाज में रहें और अपना जीवन अच्छे से जिएं, इसलिए दंड का महत्व है। भाई राजा की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों की रक्षा करे, वो महिलाओं की रक्षा करे, ठीक है, वो कमजोरों की रक्षा करे। इसलिए दंड भाई राजा क्या करेगा, दंडित करेगा ना। जो आदमी गरीब आदमी को परेशान करेगा, महिला को परेशान करेगा, कमजोर को परेशान करेगा, राजा उसको दंडित करेगा, क्योंकि राजा की जिम्मेदारी सबको सुरक्षा देना, इसलिए ये दंड का महत्व है, ठीक है। न्यायाधिकारी यानी न्यायाधीश मतलब जज। भाई न्यायाधिकारी में क्या गुण होने चाहिए, भाई न्यायाधिकारी ऐसा होने चाहिए जो न्याय करे, जो पक्षपात ना करे, ठीक है। न्यायाधिकारी कैसा होना चाहिए, दो धर्म के आधार पर न्याय करे। न्यायाधिकारी लोभी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं। भाई न्यायाधिकारी ये नहीं होना चाहिए कि पैसे लेकर के न्याय कर दिया है, ठीक है। न्यायाधिकारी का गुण है कि ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, उच्च कुल में जिसने जन्म लिया हो, समझ रहे हो। ये न्यायाधिकारी के गुण है, अब बुक में पढ़ोगे तो यही सारे बता रखे हैं, ठीक है। न्यायाधिकारी कैसा होना चाहिए, जो लालची ना हो, ठीक है, जो पक्षपात ना करता हो, जिसमें न्याय करने की क्षमता हो, वो न्यायाधिकारी बनेगा। ये भाई जज के गुण हैं, समझ रहे हो। न्यायाधिकारी जज मजिस्ट्रेट कह लीजिए, उसके गुण की बात करें। और दंड की उत्पत्ति कैसे हुई भाई, राजा को भगवान ने बनाया, तो राजा को भगवान ने दंड भी दिया। जैसे अगर देखो भाई, अगर एक बात बताओ, अगर कोई आदमी ना बीमार उमार होता, हम लोग बोलते भैया उनको दंड मिल रहा है। दंड मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए कि भाई अगर आपको किसी ने परेशान किया होगा, जैसे मान लो कि आपको कोई बहुत परेशान करता था, कुछ दिन के बाद अगर वो बीमार होगा ना, अगर परेशान होगा, तो हम लोग बोलेंगे भाई उनको दंड मिल रहा है। हम लोग बोलते हैं ना, क्या है, तो दंड जो है परमात्मा है, ये आप इसको समझिए। यानी राजा जो पनिशमेंट कर रहा है वो कौन है, वो भगवान का दंड है। इसलिए दंड की उत्पत्ति जो है परमात्मा से हुई, इसलिए दंड की उत्पत्ति का एक वर्ड इन्होंने लोग यूज किया है। तो दंड तो राजा हमको, शासक हो सकता भाई शासक बोले कि जेल में डाल दो, लेकिन आपको जो जेल में डाला जा रहा है क्योंकि आपने बुरे कर्म किए हैं और उसका आपको फल मिल रहा है दंड के रूप में, तो दंड क्या है, परमात्मा है। और भाई हम लोगों ने बात किया कि राजा को किसने बना रखा, भाई भगवान ने बनाकर भेज रखा ना। राजा में किसके अंश हैं, किसके गुण हैं, भाई राजा में भगवान के अंश हैं। राजा जो है सामान्य आदमी नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है, वो कह सकते हो कि इस धरती पर ईश्वर का अवतार है या ईश्वर का अवतारी है। तो राजा जो दंड दे रहा है वो परमात्मा का दंड है। हम लोग बोलते नहीं भैया, भाई मेरे जो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया कि कोई आदमी, आप जैसे मान लो आपके कोई रिश्तेदार हैं, उन्होंने आपकी जमीन हड़प ली, ठीक है, कुछ दिन के बाद वो बीमार हो गए, उनके घर में कोई घटना हो गई, तो हम लोग बोलेंगे उनको दंड मिल रहा है। हम बोलते हैं भाई उनको दंड मिल रहा है, हमारे साथ ऐसा किया तो उनके साथ आज ऐसे हो रहा है। तो दंड जो है वो परमात्मा बताया, दंड जो है यहीं से दंड की उत्पत्ति हुई है, समझ रहे।
और दंड जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। दंड राजा क्यों दे रहा है? क्योंकि सभी लोग अपने धर्म का पालन करें, समझ रहे हो, ये इसलिए दंड का महत्व। न्यायाधिकारी के गुण दोष हैं। तो भाई मेरे थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकता है 17वां चैप्टर अगर आएगा तो जो चीजें मैं बता रहा हूं यही आपको लिख करके एग्जाम में आना है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे चैप्टर नंबर 18वां क्या रहेगा, इसमें हम लोग निक्षेप की बात करेंगे। भाई निक्षेप का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई चीज दे रखी है तो आप उस चीज को संभाल के रखें, उसको खो ना दें। अगर आप उसको खो देंगे तो भाई आपको लौटानी पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि भाई जैसे मान लो कि हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग को किसी को बोल देते भाई ना कि भाई मेरे घर को देखती रहना, मेरे बेटे को देखती रहना। तो भाई आपकी यह जिम्मेदारी है कि अगर आपको कोई व्यक्ति कोई चीज देकर के गया है तो आपको उसको संभाल के रखना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना, उसको खोना नहीं है। अगर आपने उसको खो दिया तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको भरना पड़ेगा। यही निक्षेप है। निक्षेप का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति हमें कोई चीज देकर के गया है तो हमें क्या करना, उस चीज की रक्षा करनी है, उस चीज की सुरक्षा करनी है। ये नहीं कि उसको खो दिया, उसको बर्बाद कर दिया, उसको यूज कर लिया। जैसे मान लो भाई मेरे आपके पड़ोसी थे, पड़ोसी बोले अच्छा देखिए मेरी कार है, मैं आपके घर पर कार अपनी खड़ी करके, जैसे आपको कोई व्यक्ति अगर आपको अपनी वस्तु दे करके गया तो उसकी सुरक्षा करना, उसको यूज नहीं करना है, बल्कि उसको लौटाना जरूरी है। नहीं लौटा रहे हो तो ये क्या है, ये एक प्रकार का क्राइम है। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई मान लो कि आपके पड़ोसी थे, आपके घर आए, बोले भाई मेरी जो कार है, मैं कहीं जा रहा हूं, मेरी कार की रखवाली करना, और मैं अपनी कार तुम्हारे घर में खड़ा करके चला जा रहा हूं। और भाई उनकी कार तुम डेली उसको लेकर के दौड़ा रहे हो रोड पर और कार टूट फूट गई है और बाद में होता नहीं, तो क्या है, एक प्रकार का क्राइम है। भाई किसी व्यक्ति ने अगर आपको अपनी वस्तु सौंप रखी है कि इसकी हिफाजत करना, अगर आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको चोट पहुंचा रहे हैं, उसको खो दे रहे हैं, तो ये क्या है, यही क्राइम है। और इसी को निक्षेप बोला जाता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई वस्तु सौंप रखी है तो उसको संभाल के रखना, उसको व्यक्ति को लौटाना है। अगर नहीं लौटा रहे हो तो क्राइम है, समझ गए, ये क्राइम है, समझ रहे हो, ये अपराध है। इसी को निक्षेप बोला जाता है। ऋण दान क्या है भाई, अगर किसी को तुम पैसे देते हो तो उस चीज को कई बार अच्छा माना जाए, कई बार खराब माना जाए। ऋण मतलब होता है टैक्स, ऋण का दान करना, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे मान लो हम लोग भाई कह सकते हो कि खासतौर से किसको देते हैं, राज्य को देते हैं ना, पैसा देते हैं, तो दान के रूप में देना, तो इसकी बात क्या। तो निक्षेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि निक्षेप एक बार आ चुका है, पूछा भी गया था अभी पिछली बार जो एग्जाम, तो निक्षेप जरूर करके जाएगा, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ऋण दान मतलब वही तो जो हम लोग दान करते हैं उसी को, किसी प्रकार का अगर आप दान करेंगे ऋण दान है। जैसे ऋण दान मतलब समझो, जैसे भाई एक बात बताइए कि अगर आज मैंने आपको मान लो 100 रुपया दिया, ठीक है, आपको मैंने पैसा दिया है, तो आपके ऊपर क्या चढ़ गया, एक प्रकार का ऋण चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया, समझ रहे हो। उस कर्जे की भरपाई आपको आज करो, चाहे 10 साल बाद करो। देखो भाई आज अगर देखो ना, अगर कोई आदमी अगर आपके यहाँ पर काम कर रहा तो अगर आप उसको करे भाई हमारा पिछले जन्म का हम उसको भर पा रहे हैं, देखोगे ना बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए सुनाई देंगे, अरे भाई पिछले जन्म का कर्म है उसको भर रहे हैं, सुना होगा ना। ये ऋण दान है कि भाई आज अगर आपने किसी का कुछ ले लिया है तो भाई आपको उसको भरपाई करनी पड़ेगी, चाहे पिछले जन्म में करनी पड़ेगी। यही ऋण दान है। अगर आपने किसी से कुछ लिया है तो भैया उसको लौटाना पड़ेगा, और लौटाना ही लौटाना है, चाहे तुम लौटाए लेकिन किसी न किसी जन्म में देना ही पड़ेगा, और बिना दिए बचोगे नहीं, ठीक है। ये सच्चाई है, यही ऋण दान है। और निक्षेप इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर बताते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे चैप्टर नंबर 19वां क्या रहेगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत में मंडल सिद्धांत। भाई मंडल सिद्धांत, मंडल मतलब होता घेरा या चक्र होता है। कोई भी जो राज्य है, कोई भी राजा जो है इस प्रकार से चक्र या घेरा बनाए कि उसके जो आसपास के जो देश हैं वो उसके मित्र बने रहें, और इस प्रकार से उसके मित्र बने रहे कि उसको हमेशा उसका साथ देते रहे, उसका समर्थन देते रहे। यही भाई मेरे मंडल सिद्धांत। तो मंडल सिद्धांत जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी विदेश नीति का एक सिद्धांत है, जिसमें बताया गया है कि आपको क्या करना, इस प्रकार से अपने कह सकते हैं अपने राज्य को लेकर के दूसरे से नीतियां नियम बनाने हैं
कि आपके जो दोस्त हैं दोस्त बने रहे, आपके जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ आपको काम करना है। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई मेरे आप देखोगे कि जैसे भाई मैं मान लीजिए हमारा एक देश भारत है, ठीक है जी, और हमारा दुश्मन भाई मेरे चीन बना हुआ है, ठीक है, चलो मान लो चीन हमारे देश का दुश्मन है, ठीक है। तो भाई मेरे मान लो हम लोग चीन से मुकाबला करने के लिए हम लोगों ने क्या करते हैं, अमेरिका से दोस्ती कर रखी है। यही मंडल सिद्धांत है कि भाई मेरे अगर आप एक राजा है, आपका एक राज्य है, तो भाई मेरे अगर आपको किसी देश से अगर आपको मुकाबला करना है तो भाई मेरे आपको किसी से दोस्ती भी करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपका राज्य कमजोर है तो आप किसी ताकतवर राज्य से दोस्ती कर लीजिए ताकि आप अपने दुश्मन के साथ लड़ सकें, उसका मुकाबला कर सकें। यही मंडल सिद्धांत है। आपको ऐसा चक्र या ऐसा घेरा बनाना पड़ेगा कि ताकि आपके काम भाई मेरे चल सकें। तो मंडल मतलब होता है चक्र या घेरा। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत है जो मंडल सिद्धांत बताता है। क्योंकि आपका भाई जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हो सकता है कि भाई जो आपका जो मित्र देश हो कभी दुश्मन देश बन जाए, दुश्मन देश आपका मित्र देश बन सकता है। तो भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल रिलेशन में कह सकते हो कि कब कौन आपका मित्र बन जाए और कब कौन आपका दुश्मन बन जाए। इसलिए आपको हमेशा कुछ ऐसे देशों से आपको दोस्ती करनी बहुत जरूरी है ताकि आप अपने दुश्मनों का सामना कर सकें। आपको ऐसा चक्र या घेरा बना करके रखना ही रखना है। यही मंडल सिद्धांत है, यही मंडल सिद्धांत को बताता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 20वां का रहेगा षड्गुण का सिद्धांत। भाई आचार्य कौटिल्य ने ये 6 गुण बताए। षड मतलब 6, गुण मतलब भाई 6। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कितने गुण है भाई? 6 गुण बताए गए हैं। जैसे मान लो आप कोई राजा हैं तो युद्ध के समय जब कोई राज्य युद्ध कर रहा है या युद्ध में जा रहा है तो उनको इन 6 गुणों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई मेरे कह सकते हैं आचार्य चाणक्य या कौटिल्य जो हैं उन्होंने अपने अर्थशास्त्र वाली किताब में उसके 7वें पार्ट में 6 गुण बताए, 6 बातें बताई हैं जिनको किसी भी राजा को युद्ध के समय मानना जरूरी है। तो भाई अगर आप किसी राजा अगर आप युद्ध में आपका राज्य है तो आपको 6 चीजों का 6 सिद्धांत है, 6 थ्योरी है। भाई सबसे पहला संधि। जैसे मान लो आप किसी राजा के साथ भाई मेरे युद्ध कर रहे हैं तो हो सकता कि आपको संधि करनी पड़े, आपको उसके साथ समझौता करना पड़े। कई बार हो सकता कि आपका जो दुश्मन है आपसे बहुत शक्तिशाली है तो भाई मेरे तो आपको संधि करनी पड़ेगी, आपके सामने कोई इलाज नहीं है। तो कभी कभी आपको दुश्मन के सामने संधि भी करनी पड़ सकती है। तो षड्गुण का पहला सिद्धांत है संधि। तो यानी युद्ध के समय कभी कभी आपको संधि भी करनी पड़ेगी, ये आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा है भाई मेरे विग्रह। विग्रह का मतलब होता है यानी जैसे आप कोई राजा युद्ध लड़ रहा है तो दूसरा सिद्धांत क्या है कि शत्रु की हानि करना। भाई मेरे अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं तो आपका यह काम है कि भाई आप शत्रु की हानि कर दें, शत्रु को खत्म कर दें, दुश्मन का भैया काम तमाम कर दें। ये हानि करनी बहुत जरूरी है शत्रु दुश्मन की। तीसरा सद्गुण का तीसरा सिद्धांत क्या भाई? आसन। आसन का मतलब है कि जैसे मान लो आपका कोई दुश्मन देश है, वो आपको परेशान कर रहा, कुछ कोई भी काम कर रहा, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि दुश्मन के यानी विरुद्ध कार्रवाई करना। भाई जैसे मान लो हमारा देश भारत है, पाकिस्तान जो है भाई बार बार कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन हर बार जो है भारत की सरकार या भारत की सेना रिएक्ट नहीं करती है। आपको हमेशा रिएक्ट नहीं करना है, हमेशा एक्शन मोड में नहीं आ जाना है। आसन का मतलब होता है कि दुश्मन के खिलाफ हमेशा कार्रवाई नहीं करना है, जब जरूरत हो तभी कार्रवाई करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा मोड में आ जाना, भाई चलो हमला कर देते हैं बिना। आसन का मतलब हमेशा आपको दुश्मन की गतिविधि का आपको कोई जवाब नहीं देना है, ये आसन होता है। चौथा सिद्धांत है भाई मेरे यान। यान का मतलब है कि स्वयं को शत्रु की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत कर लेना। भाई युद्ध में यह भी होता है, जैसे मान लो आप एक राजा हैं, अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो आप काम क्या करें कि भाई दुश्मन के सामने खुद को इतना मजबूत बना लिया, इतनी बड़ी सेना बना ली कि भाई दुश्मन आपकी सेना देख करके भाग गया। ये बताता यान, यानी दुश्मन के सामने खुद को बहुत बलशाली या मजबूत बना लेना, यही यान का नियम है। और 5वां है भाई द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का मतलब होता है कि कभी कभार हो सकता कि आपको अपने दुश्मन के साथ भाई मेरे संधि करनी पड़े। तो भाई अगर मान लो कि आप राजा हैं और आप भैया कमजोर पड़ रहे हैं युद्ध में, तो क्या करना, आपको दुश्मन के साथ दोस्ती कर लो, उसके साथ क्या कर लो, संधि कर लो, ट्रीटी कर लो, और जैसे मौका मिले वैसे दुश्मन का काम तमाम कर दो। ये द्वैधी भाव है। कहने का मतलब क्या है कि भाई शत्रु के सामने
अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो भाई पीछे से भी हमला कर दो। यही द्वैधी भाव का नियम है। द्वैधी भाव का नियम यही है कि भाई दुश्मन अगर आपसे बहुत बलशाली है, बहुत ताकतवर है, भाई उससे अभी संधि कर लो और धीरे धीरे शक्ति इकट्ठा करते रहो, मौका मिलते ही दुश्मन का काम तमाम कर दो। यही द्वैधी भाव का सिद्धांत है। और छठा सिद्धांत, तो सद्गुण का छठा सिद्धांत का संश्रय। संश्रय का मतलब किसी भी राजा के आगे समर्पण कर देना। भाई मेरे मान लो आप राजा, आप युद्ध लड़ रहे हो और पता चला भाई युद्ध में हार हो जाएगी, तो जाकर के फटाफट दुश्मन देश के सामने भैया समर्पण कर दो, माफी वाफी मांग लो और उसके बाद फिर शक्ति इकट्ठा करो और जाकर उस पर हमला बोल दो। ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने क्या दिए हैं, ये भाई मेरे सद्गुण, ये 6 सिद्धांत है। और 6 सिद्धांत हमको कहां अप्लाई करने हैं? अंतरराष्ट्रीय युद्ध भूमि में या युद्ध के समय अगर कोई राज्य है तो ये 6 सिद्धांतों का पालन करे। कौन? सद्गुण के 6 सिद्धांत कौन है? संधि, विग्रह, आसन, यान, द्वैधी भाव और संश्रय। इन 6 चीजों का पालन करना। भाई अगर आपका दुश्मन बहुत बलशाली है, हमला नहीं करना है भाई मेरे। कई बार हो सकता है ट्रीटी भी करनी पड़े, हो सकता है कभी उसके सामने समर्पण भी करना पड़े, समझ रहे, सरेंडर भी करना पड़ेगा। लेकिन सरेंडर यानी मान लो आपने समर्पण तो आज तो कर दिया, लेकिन समर्पण करने के बाद ना धीरे धीरे अपनी सेना इकट्ठी करो, मजबूत करो और बलशाली बनो और मौका मिलते भैया हमला बोल दो। यही कौन बात करे? ये कौटिल्य जो है उन्होंने सद्गुण यानी उसमें 6 सिद्धांत दिए हैं। और सद्गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको 8 या 10 नंबर में एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे 21वां चैप्टर रहेगा। ठीक है, और 21वां चैप्टर भी आपके लिए क्या रहेगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये भी ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। इसमें जो पूछा गया भाई मेरे कोष का महत्व, यानी जो कर है, जो टैक्स है वो कितना लगता था। भाई देखो कोई भी राजा हो भाई मेरे टैक्स तो लेगा ही, किसानों से लेगा, व्यापारियों से लेगा, हर जगह से कर लिया जाता था, समझ लो भाई। कोष तो बिना अगर राजा कर नहीं लेगा, टैक्स नहीं लेगा तो उसका काम कैसे चलेगा। देखो अगर हम लोग बात करें अर्थशास्त्र जो किताब है उसमें कई प्रकार के टैक्स की बात की गई है। जो राजा होते थे वो भाई मेरे किसानों से कर लेता यानी टैक्स लेता था, जो उत्पादक हैं जो सामान बने उनसे टैक्स लेता था, व्यापारियों से भी टैक्स लिया जाता था, जो शिल्पकार हैं जो जैसे मान लो कि जैसे लोहे का काम करते हैं, बर्तन बने उनसे भी टैक्स, जो गोपालक जो गाय को पालते थे इनसे भी टैक्स लिया जाता था, जो नाचने वाली होती थी इनसे भी राजा टैक्स लेता था, जो वैश्याएं होती थी इनसे भी टैक्स लिया जाता था। यानी यहां तक कौटिल्य ने कहा कि भाई जो जुए अड्डे होते जहां पर जुआ खेला जाता था वहां से भी राजा टैक्स लेता था। यहां तक कि जो शराब की दुकानें होती थी वहां से भी राजा भाई मेरे क्या करता था? टैक्स की वसूली करता था। तो जो टैक्स है वो राजा कई प्रकार के लेता था, जैसे सड़क कर होता था, भूमि कर होता था, नाव कर होता था। इस प्रकार के टैक्स भी कह सकते हो कि राजा वसूल करता था। कभी कभी टैक्स जो है जुर्माने के रूप में, जैसे भाई किसी जुर्माना तो टैक्स लिया जाता था। और टैक्स कितना लिया जाता था ये भी बता दूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे कर कितना लिया जाता था। एक बात है, खेती से देखो जो कर होता था, खेती जो होती थी, खेती का छठा भाग जो होता था एक कर के रूप में, यानी कृषि वाला जो 1.6 कहां से कर लिया जाता था? खेती से, पहली बात। ठीक है, खेतों से जो होता था यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता था वहां 1/6 जो होता था कर लिया जाता था। दूसरा पशु हो गए, सोना हो गया, इससे 25वां भाग कर के रूप में यानी आधा कर लिया जाता था, आधा %। जैसे कोई अनाज है, अनाज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, अनाज जैसे पेड़ है, शहद है, घास है, मसाले हैं, सरसों है, सब्जी है, सेब है, इन सब से जो कर लिया जाता था वो छठा भाग कर लिया। यानी ज्यादातर जो राजा होता था 1/6 भाग जो है कर के रूप में लिया। भाई कर जो व्यापारियों से भी कर लिया, भाई जो व्यापारी होते, कपड़ा व्यापारी हैं या सामान बेच रहे हैं, सामान बना रहे हैं, राजा इन लोगों से भी क्या लेता था? कर लेता था। और कभी कभी दैनिक कर भी होते थे, डेली, जैसे व्यापारी जैसे डेली दैनिक कर मतलब जो आपको डेली कर देना पड़ता था। ठीक है, तो कर की जो व्यवस्था है सभी राज्य भाई व्यापारियों से कर लिया जाता था, किसानों से कर लिया। प्रजा कर राजा कर क्यों लेता है? ताकि भाई मेरे राज्य के पास पैसा रहे, तभी तो राज्य, भाई राजा जब कर लेगा, टैक्स लेगा, तभी तो राज्य में सड़क बनाएगा, पानी की व्यवस्था कराएगा, अन्य काम को करेगा, तभी तो राज्य मजबूत होगा, तभी तो राज्य बलशाली होगा, तभी तो राज्य अपनी सेना पर और प्रजा को कह सकते कि सुख शांति प्रदान करेगा। भाई जनता पैसा देगी तो राजा उसी का
आपातकालीन व्यवस्था, भाई इमरजेंसी में भाई मेरे बहुत बार टैक्स ज्यादा लिया, जैसे मान लो राज्य जो है युद्ध में जा रहा है, कोई आर्थिक संकट आ गया, या कह सकते हो भाई सूखा उखा पड़ गया, तो ऐसे समय में कह सकते इमरजेंसी टैक्स भी लिया जाता था, आपातकालीन कर भी होता था। और कर यानी टैक्स को इकट्ठा करने के लिए कई सारे अधिकारी होते थे, उन्हीं अधिकारियों के जरिए कह सकते जो राजा होता था वह कर यानी टैक्स की क्या करते थे भाई मेरे, वसूली करते थे। तो कर जो है देना प्रजा की जिम्मेदारी है, और राजा भाई मेरे कर को वसूल करता है। और कर किन किन चीजों पर लगता था वो भी मैंने आपको बता दिया, यहां तक कि जो वेश्याएं होती थी, जो नाचने वाली होती थी, शराब की दुकानें हो गई हैं, इनसे भी कर लिया जाता था। भाई किसान कर तो कर देता ही है, व्यापारी कर देता है, जो गाय को पालते थे गौपालक होते थे यह भी कर देते थे। तो कर जो है, कर कोष या कर का जो महत्व है, कर कितना लिया जाता था, ये आपसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो कर यानी टैक्स, इसको लेकर के 21वें चैप्टर से भाई मेरे क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, आखिरी चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 22वां क्या रहेगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध का सिद्धांत, साम दाम दंड भेद। भाई अंतरराष्ट्रीय यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी राजा जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में कह सकते हो कि उसको 4 सिद्धांतों का पालन करना है, साम दाम दंड भेद। जैसे मान लो भाई मेरे आप राजा हैं, ठीक है, कोई राजा है या कोई राज्य है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, समझाना है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आपको दूसरे राज्य को अपने पक्ष में लाने के लिए, या कोई राज्य या कोई राजा आपके समर्थन में या आपको सपोर्ट में लाने के लिए क्या करना है, साम का प्रयोग करना। साम मतलब होता है भाई समझाना, समझा बुझा करके किसी को अपने पक्ष में शामिल कर लेना। भाई मेरे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी तारीफ कर दो वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, वो आपके समर्थन में आ जाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमें क्या करना चाहिए, समझा बुझा करके अगर हम किसी को पक्ष में कर लें, ये होता भाई साम का प्रयोग करना, साम। दूसरा दाम, दाम मतलब पैसे दे करके, अगर जो जैसे भाई कोई गरीब राजा है, गरीब राज्य है, तो उसको भाई पैसे से मदद कर दो, हो सकता कि आपके समर्थ में। दाम मतलब होता पैसे दे करके, रुपया दे करके किसी को अपने पक्ष में मिला लेना या किसी का समर्थन प्राप्त कर लेना। दाम दे करके यानी पैसा दे करके, राजस्व दे करके। भाई जैसे मान लीजिए कि आप राजा हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई देश है वो आपके समर्थन में आ जाए, या कोई व्यक्ति आपकी बात मानने लगे, तो भाई उसकी पैसे से मदद कर दो ना। और भाई मेरे जब हम किसी की पैसे से मदद करते ना, तो वो हमारे समर्थन में आ ही जाता है। समझाने से कोई व्यक्ति हो सकता ना भी आपकी बात माने, लेकिन भाई मेरे दाम यानी पैसा देने से तो आपकी बात तो भाई मेरे मानने ही लगेगा। अगर भाई मेरे कोई आदमी दाम देने से भी आपके बस में नहीं आ रहा, आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो भाई उसको क्या करना है, आपको भेद मतलब होता छूट डाल दो। जैसे मान लो कि आप एक राजा हैं और आप किसी राज्य के फूट डाल करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि भाई मेरे जब भारत में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने क्या किया था, फूट डालो ना, यानी भारतीय राजाओं के अंदर में उन्होंने फूट डाली और यहां पर राज्य करने लगे। फूट डालने, भेद का मतलब फूट डाल देना। आप फूट डाल करके क्या कर सकते हैं, अपने दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं। जब आपका दुश्मन कमजोर हो जाएगा तो भाई आप उस पर हमला कर सकते हैं। तो भेद निकाल करके भी आप क्या कर सकते हैं, किसी को अपने बस में कर सकते हैं। और भाई चौथा तरीका है दंड। चौथे तरीका का इस्तेमाल हमें तब करना है, समझाया यानी साम किया, समझाया तब भी बात नहीं बनी। भाई दाम दिया, दाम देने से भी नहीं बात बनी, पैसे देने से बात नहीं बनी। भेद निकाला, फूट डालने का प्रयास किया, भेद निकाला तब भी बात नहीं बनी। तो भाई चौथा तरीका है दंड देना, यानी अब आपको दो हाथ करनी पड़ेगी, युद्ध का ऐलान करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमें 4 चीजें अपनानी चाहिए, साम दाम दंड भेद। इन चारों चीजों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, आप किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं, किसी राज्य को या किसी राजा को अपने समर्थन में, अपने सपोर्ट में लाने के लिए। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेट, जैसे एक राजा है, एक राज्य है, तो उसको अपने विदेशी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, भाई हमारे जो विदेशी संबंध है किसी दूसरे अन्य देशों के साथ बेहतर बने, इसके लिए हमें 4 चीजों का पालन करें। साम का प्रयोग करें, समझाने का प्रयास करें, भाई समझा करके आपके कोई समर्थन सपोर्ट में आ गया, अच्छी बात है। दूसरा दाम देकर के, हो सकता है आप किसी से पैसे की मदद कर दें, वो आपके समर्थन सपोर्ट में जा इंटरनेशनल रिलेशन में। तीसरा तरीका है भेद निकाल करके, फूट डाल दो। दुश्मन 3-4 देश हैं, उसमें फूट डाल दीजिए, हो सकता है कोई आपके समर्थ में है। और चौथा तरीका भाई मेरे दंड, या नहीं होता
जब तीनों तरीके फेल हो जाएंगे तो भाई आपको दंड यानी युद्ध का ऐलान करना पड़ेगा और आपको दो दो हाथ करना पड़ेगा। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में साम दाम दंड भेद का ये सिद्धांत जो है, इसी को बोलते हैं भाई मेरे चतुर्विधि सिद्धांत। तो ये चतुर्विधि सिद्धांत का प्रयोग हमें कहां करना है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में करना है। और एक चीज बता दूं भाई मेरे, एक चैप्टर से लेकर के 22 चैप्टर तक मैंने आपको पूरा बता दिया है और शॉर्ट वे में मैंने आपको लगभग पूरी किताब बता दी है। जितने टॉपिक मैंने बताए हैं ये सारे इसमें इसी में से आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर मुझे लगता कुछ नहीं जाएगा। जितना मैंने आपको बताया है इतना पढ़ के जाइएगा, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा और खास तौर से इसी में से आपको एग्जाम में भी देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक।